नमस्कार सगळ्यांना. स्वागत आहे. जुनी लिंक थोडी करप्ट झाली. आय डोंट नो ट्विटरमध्ये हे इश्यूज काय येतात, पण नेव्हरथलेस आपण नवीन लिंक चालू केली आहे. तुफान इज ऑल्सो हिअर. कोलंबस, प्लीज टेक माइक. उत्कर्ष जी नमस्कार, स्वागत है. शुभ संध्या. माइक रिक्वेस्ट आपको भेजी है, आप कृपया अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो प्लीज माइक लीजिए. जी नमस्ते राव साहेब। नमस्ते उत्कर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देके आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका. धन्यवाद राव साहब, सबसे पहले आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैंने देखा ट्विटर पे कि आपका जन्मदिन है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष जी, बहुत 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 धन्यवाद. और आज हमारा सौभाग्य है कि इस दिन पर, इस विषय पर आपसे बात हो रही है. हमारे जो सभी मित्र हैं, जो सभी फ्रेंड्स हैं, वो काफ़ी हद तक सावरकर प्रेमी है. हिंदुत्व से बहुत प्रेरित मित्र परिवार है हमारा. जो राव साहेब कट्टा हम जिसे बोलते हैं, आपको मराठी समझती है, ये जी, अपनी बातों में पता चला तो जब तूफानी बात कर रही थी. और जी। सबसे पहले तो तूफानी का मैं थैंक यू नहीं कहूँगा, क्योंकि वो तो मेंबर है कट्टा की. तो तूफानी, बट स्टिल थैंक यू वेरी मच फॉर organizing this space and requesting Utkarsh, and he is kind enough to accept your request. So thank you so much for arranging all this thing. थैंक यू राव साहब. इसका मैं पार्टी अलग से लूंगी. ओके, जस्ट दैट उत्कर्ष, we are from the same college and this is how we meet. Okay, before this we've never spoken to each other. Okay, we've never interacted. So anyway, it's a very good way. It's a very good platform. Thank you Utkarsh, and I think we'll begin in some time. Yeah. जी श्योर। फक्त एक छोटीशी सूचना आहे, जुनी लिंक ऍक्टिव्ह नाही आहे. बरेच जणांनी, जवळपास 80-90 लोकांनी त्यावर रजिस्टर केलं होतं. तर तुमचे जे कोण मित्र असतील त्यांना जर नवीन लिंक दिली तर ते जॉइन होऊ शकतील. उत्कर्ष जी, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज मुझे बेझिझक पूछिएगा. अगर कुछ स्पेसिफिक नहीं समझ में आ रहा है तो बीच नहीं बीच नहीं में नहीं, कुछ ऐसे नहीं। इंस्ट्रक्शन मराठी में मुझे आज देते मैं रहिए. मैं 2 कारणों से मराठी 3 कारणों से मराठी बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। पहला कारण है नाट्य संगीत, क्योंकि मैं 80 के दशक से मैं मतलब कटियार काळजात घुसली से लेकर हर एक नाट्य संगीत सभी का मतलब आई थिंक जैसा संगीत महाराष्ट्र में होता है वैसा कहीं और नहीं होता। तो वो सब हमेशा सुना करता हूँ। उसके अलावा दूसरी बात ये हुई कि जब मैंने मेरा एमए संस्कृत से हुआ और जब मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से जब संस्कृत से एमए किया तो उसमें बहुत सारे जो टीचर्स जो थे वो मराठी में समझाते थे। तो अपने आप महाराष्ट्र में तो मराठी आनी चाहिए, तो वो हो गया। तीसरा कारण है कि जो 3 साल से जो सारी जो रिसर्च जो चल रही थी, शोध चल रहा था, तो उसमें मेरा सौभाग्य है क्योंकि मैं मराठी पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, तो मैंने सावरकर साहेब का साहित्य पूरा मराठी में ही पढ़ा, अंग्रेज़ी और हिंदी अनुवाद में पढ़ने के बजाय। तो इसलिए आप बेझिझक आप सभी मराठी में पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। पण मी क्षमस्व कारण की मला मराठी बोलायला छान येत नाही, तो मैं हिंदी में बात करूँगा। नहीं, बहुत बहुत प्यारी बात कही है आपने उत्कर्ष जी. और मैं अभी शुरू करता हूँ अपने आज के विषय को लेके. तर आज जे आपल्याला पाहुणे लाभलेले आहेत ते खूप विविधतापूर्ण त्यांचा अनुभव आहे, त्यांचा प्रवास आहे. एक गणिताच्या विषयासारख्या वृक्ष विषयामध्ये ज्यांनी युनिव्हर्सिटी टॉप केलंय आणि नंतर ऍडव्हर्टाइजमेंट क्षेत्राकडे वळलेला माणूस आहे. त्यानंतर 20 वर्ष करिअर करून परत करिअरमध्ये ब्रेक घेऊन त्यांनी जसं सांगितलं तसं संस्कृत हा विषय घेऊन, त्यातही परत वेद आणि उपनिषद यासारख्या विषयांमध्ये स्टडी करून एम ए संस्कृत पूर्ण करून, ज्यांना हिप्नोथेरपी येते आणि ज्यांनी खूप साऱ्या टीव्ही सिरियलसाठी स्क्रिप्ट रायटिंग केलंय. खूप संजय लीला भन्साली सारख्या मोठ्या प्रोडक्शन हाऊस सोबत राऊडी राठोड असेल किंवा सरस्वती रामलीला चंद्र. असेल, सरस्वती आणि चंद्र.
सरस्वतीचंद्र, रामलीला अशा भरपूर मूव्हीज असतील. तर अशा डायव्हर्स पोर्टफोलिओचा ओनर, अशा विविधतापूर्ण गोष्टींचा मालक आज आपल्यासाठी आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुमच्या आमच्या मनावर सध्या जो सिनेमा अधिराज्य गाजवतोय, लहान मुलापासून ते म्हाताऱ्यांपर्यंत थिएटरमध्ये तुडुंब गर्दीने हा चित्रपट रसिकांनी प्रेमाने डोक्यावर उचलून घेतलाय. या चित्रपटाचे लेखक स्वातंत्र्यवीर सावरकर या चित्रपटाचे लेखक आज आपल्यासोबत आहेत. स्वागत है आपका राव साहब कट्टा पे। राव साहब कट्टा पे हम लोग शुरुआत में कुछ दोस्तों ने मिलके शाम को टाइम पास की बातें करना शुरू किया। उसी दौरान एक ये विषय आया हमारे सामने कि क्यों ना कुछ अच्छे वक्ताओं को, कुछ अच्छे लोगों को जो सब्जेक्ट नॉलेज में माहिर है, जिनको अच्छी चीज़ों का नॉलेज है, क्यों ना उनसे मुलाकात करके कुछ साक्षात्कार कहेंगे इंटरव्यू को, वो करने की कोशिश करते हैं। कुछ उनसे संवाद करते हैं, कुछ सीखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, श्रोताओं से संवाद साधने की भी कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राव साहब कट्टा पे आपका आज बहुत बहुत स्वागत। क्या बहुत कहना बहुत चाहेंगे धन्यवाद। आपके अभी तक का जो दौर था, अभी तक का जो प्रयास था, प्रवास था, उसके बारे में कुछ संक्षिप्त में कहना चाहेंगे उत्कर्ष जी प्लीज? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों के इस ग्रुप का नाम बड़ा अच्छा है। राव उत्कर्ष जी साहब आपकी आवाज जी, नहीं आ रही है जी। हमारी तरफ, क्या अब आ रही थोड़ी है सी आवाज आवाज़? कम आ हेलो? रही है। आवाज़ अब अच्छी आ रही है? मला येतोय आवाज हुँ, रावसाहेब. अच्छा। हुँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले तो आप लोगों के ग्रुप का नाम बहुत अच्छा है क्योंकि मैं फूलो देशपांडे का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और राव साहब के किरदार में कितनी बार जब बात आती थी और उनकी जो मतलब मैंने काफ़ी कुछ जो कह सकते हैं ना लेखनी अच्छी हम किसको कहते हैं कि जो जिसमें मनोरंजन भी हो लेकिन अंत में कोई सीख भी हो और कई बार जो दिलों को ऐसे छू जाए जो हमें मतलब हमेशा याद रहे। तो पुल ऐसे ही करते थे और राव साहिब जो भी पुल को सुनते हैं, सुनते आए हैं तो राव साहिब सबको पता है। उनका कट्टा तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं राव साहिब कट्टा में हूँ मुझे और आई मीन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, तूफानी देवी को भी और आप सभी जो यहाँ पर जो हैं कि इतने अच्छी बात आपने सिर्फ़ अपने ग्रुप के नाम से कर दी है। अब रहा रहा सवाल जो आप फ़िल्म के विषय में जो पूछ रहे हैं तो अम, मैं कुछ 6-7 वर्ष का रहा होऊँगा। उस समय ना दूरदर्शन में मुझे याद है मैं अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था टेलीविज़न के सामने और अचानक एक कोई गाना शुरू हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा था और मैंने देखा कि मेरी माँ जो हैं, वो अचानक उनकी आँखों से आँसू बह रहे हैं। तो मैंने पूछा मैं 6 साल का था मैंने कहा, "क्या है माँ? क्या हुआ रे क्या हुआ?" और माँ टीवी देख रही थी और रो रही थी। तो मैंने पूछा प्लीज़ बताइए क्या हुआ? तो उन्होंने अपने आप को काफ़ी सँभाल के और तब कहा कि ये टीवी में अभी जो गाना चल रहा है, क्या पता है किसके बारे में? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। तो वो गाना था नी मजसी ने, जो उस समय मंगेशकर सब मिलके जो गा रहे थे और उन्होंने पहली बार मैंने नाम सुना स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपनी माँ के मुँह से और जो कहते हैं ना कि पहली गुरु और पहली भगवान माँ होती है। तो मैंने माँ से पूछा माँ कौन है, क्या है? तो मुझे अभी भी याद है कि उस समय आप में से जो लोग उस उम्र के हों मैं काफ़ी मतलब मेरे हम उम्र लोगों को भी देख रहा हूँ और काफ़ी छोटे लोगों को भी देख रहा हूँ, यंग लोगों को। तो जब 80s में जब ये गाना दूरदर्शन में आता था ना, तो उस समय सिर्फ़ स्टेज पर सभी को नहीं दिखाते थे, साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्री की इमेजेस भी आते थे। तो उसमें मुझे याद है कि जब वो भूमातेचा चरण तळा तुझ धूता मी नित्य पाहिला हो, तो पहला स्टैन्ज़ा शुरू होता है, वहाँ पर दिखाते थे डॉक्यूमेंट्री में सावरकर साहब कूदते हैं शिप से डॉक्यूमेंट्री का। मैं तब से मेरे मन मस्तिष्क पे ना ये एक स्मृति हमेशा से रही और कुछ 3 साल पहले जब बात निकली कि इस विषय पे कुछ करना है, तो मतलब मैं सच कह रहा हूँ आई डिड नॉट डिस्कस कमर्शियल्स, आई डिड नॉट डू एनीथिंग मेरा पूरा ध्यान इस पे था मैंने कहा मुझे काम करना है क्योंकि सावरकर साहब के विषय में एक अक्षर भी लिखने के लिए मिले, तो उससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं और मुझे तो पूरी फ़िल्म लिखने का मौका मिल रहा है। तो कभी लोग कहते हैं कि अच्छा आपने 2 साल सिर्फ रिसर्च की, 1 साल लिखा। तो मैंने कहा तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है, सावरकर साहब पढ़ने के लिए तो ज़िंदगी कम है। मुझे 2 साल मौका मिला इस उपलब्धि के साथ कि तब मैं स्क्रिप्ट भी लिखूँगा, इसकी कथा, पटकथा, संवाद भी लिखूँगा, तो ये तो मेरा सौभाग्य है। आई हैव ओनली ग्रैटिट्यूड फॉर दिस और
इतना अच्छा लग रहा है कि फाइनली अब ये फ़िल्म सभी के बीच में आ रही है। आई मीन माय बिगेस्ट थैंक यू वुड बी एक्चुअली टू रणदीप हुड्डा, जो क्योंकि अभी बातचीत में और बात निकलेगी तो और बताऊँगा, पर मतलब इस फ़िल्म ने अम, पट पर आने से पहले वैसे ही गोते खाए हैं, जैसे ब्राइटन बीच में जब सावरकर जी ने लिखा होगा गाना, या जब उन्होंने जब समुद्र में तैरे थे, जब वो मार्से से, तो बहुत तकलीफें हुई, पर बिगेस्ट थैंक यू टू रणदीप हुड्डा कि फाइनली ये फ़िल्म बनी और सबके बीच में है, और क्या परफ़ॉर्मेंस दिया उन्होंने, मतलब उफ़! आप सभी ने देखा ही है। तो राव साहब जी। थैंक यू। बताइए। यस। उत्कर्ष जी, एक चीज के बारे में सभी के दिलों में बहुत उत्सुकताएं हैं कि ये प्रस्ताव आया कहाँ से और आपको कैसा लगा, प्रस्ताव कौन लेके आया आपकी तरफ, और ये मूवी से आप कैसे जुड़े, ये बहुत ही उत्सुकता का विषय है हमारे सारे दिलों में, क्योंकि आपने अभी तक जो भी आपकी जो उपलब्धियां हैं उनमें ज्यादातर टीवी सीरियल्स है, पौराणिक कथाएं हैं, ऐतिहासिक कथाएं भी हैं, पर यह विषय पूरा भिन्न है। अगर मैं कहना चाहूँ तो करेक्ट मी इफ आई एम हुँ, रॉन्ग। तो हुँ। हुँ, हुँ। हम बहुत उत्सुक थे ये जानना चाहते हैं कि आपका और ये मूवी का संबंध कैसे इस्टेब्लिश हुआ, कैसे हुआ ये प्रवास शुरू। जी, असल में इसके 2-3 गलियों से गुज़रते हुए इस फ़िल्म तक मैं पहुँचा। आपकी बात सही है कि जो मेरा जो रेpertoire था, जो उससे पहले जो मैं काम करते आया था, वो मीडियम के हिसाब से भिन्न था। हालाँकि जहाँ तक काम करने का सवाल है, मैं हमेशा से भारतवर्ष के लिए काम करते आया हूँ, मैं ये कहूँगा। जो देवों के देव महादेव उस शो से जहाँ से मुझे पहली बार अच्छे से मौका मिला कि मैं अपने विचारों को जनता के सामने रख सकूँ। तो देवों के देव महादेव के समय से लेकर और जो राधा कृष्ण जो अभी जो कुछ सालों पहले जो आ रहा था, वहाँ तक मैं हमेशा से ऐसे ही काम करते आया हूँ। तब वो कर्म फलदाता शनि हो, महाकाली हो, इस तरीके के कार्यक्रम मैं लिखते हुए आया हूँ। इस दौरान मेरी पहचान हुई थी संदीप सिंह से, जो कि ही इज़ वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फ़िल्म। तो वहाँ पर ये बात हुई थी कि ऐसे कुछ चल रहा है, मैंने कहा मैं करना चाहता हूँ। उस समय महेश मांजरेकर जी डायरेक्ट करने वाले थे, तो मेरी तब उनसे मुलाकात हुई और महेश जी और मेरी खूब अच्छी बनी उस समय। तो तब महेश जी ने कहा कि हाँ, मुझे इसके साथ काम करना है, करते हैं। और तब उसके अलावा तब आनंद पंडित जी से मिला, सब हुआ, और आखिरी मुलाकात तब रणदीप हुड्डा के साथ में हुई, और रणदीप और मेरी भी बहुत अच्छी बनी, तो वो एक टीम बन के तैयार हो गई। तो इस तरीके से मैं तैयार हुआ। असल में एक दूसरी फ़िल्म भी जो थी सिमिलर ग्रुप जो कर रहा था, जो था मतलब मैं अटल हूँ, मैं उस फ़िल्म से भी जुड़ा हुआ था उस समय। बाद में मैंने उसके लिए रिसर्च और स्टोरी के बाद में मैं अलग हो गया, कुछ व्यक्तिगत विचारों के अलग होने के कारण। लेकिन सावरकर के साथ मैं अंत तक जुड़ा रहा और मुझे पूरा करने का सौभाग्य मिला। बहुत खूब। काफी सौभाग्यवश आपने खुद को महसूस किया होगा जब इस मूवी का आप हिस्सा बने। अगला प्रश्न ये है जो श्रोता जानना चाहते हैं कि क्या मुख्य स्वरूप से कठिनाइयाँ आपने महसूस की ये पूरी मूवी के जर्नी के थ्रू, शुरुआत से लेके अंत तक, कुछ अगर चंद कठिनाइयाँ अगर आप कहना चाहेंगे या उनको नमूद करना चाहेंगे, कुछ बता सकते हैं किन मुश्किलों से आपका ये दौर गुजरा। सबसे पहले तो यही प्रश्न था कि ये फ़िल्म बनेगी कैसे इतने समय में? क्योंकि मुझे मौका मिले तो मैं तो 10 घंटे की फ़िल्म लिख दूँ सिर्फ़ सावरकर साहब पे, और वो भी कम पड़ेंगे। लेकिन ये फ़िल्म बनेगी कैसे? तो अंग्रेज़ी में ना एक बहुत अच्छी कहावत है, वेयर वर यू व्हेन द पेजेस वर व्हाइट? मैं उसका अगर मैं भाषांतरण करूँ तो, तब आप कहाँ थे जब कागज़ के पन्ने सफ़ेद थे? क्योंकि ऐसे हो रहा हो सबसे कठिन वही समय था, सच कहूँ तो, कि ये तो डिसाइड हो गया, हाँ, ठीक है, सावरकर जी पे करेंगे। प्रोजेक्ट में मतलब सब तैयारी हो गई। अब जब पूरी स्क्रिप्ट को लेके बैठे, तो अब मैं पहले 1 साल तो मतलब मैं सिर्फ़ पढ़ रहा था, मैं सिर्फ़ पढ़ रहा था। दूसरे साल में पढ़ने के साथ में मैंने लिखना शुरू कर दिया था, पर पहले साल में मैं सिर्फ़ पढ़ रहा था। और ये कोई गर्व की बात नहीं है मेरे लिए, ये मतलब काश मैंने ये जब जो पिछले 3 साल जितना पढ़ा, काश बचपन में और पढ़ा होता तो मैं शायद और अच्छा और जल्दी लिख पाता। पर पहले मैंने कहा कि मैं पहले कुछ नहीं लिखूँगा, पहले मैं और पढ़ना चाहता हूँ। तो कुछ हिंदी किताबें, कुछ अंग्रेज़ी किताबें और बहुत सारी मराठी किताबें, उन सभी का अध्ययन करते हुए तब जितना समस्या ये हुई कि जितना ज़्यादा पढ़ रहा था, उतना क्लियर होने के बजाय
और ये कन्फ्यूज़न आतेगा कि ये फ़िल्म कैसे बनेगी? क्योंकि इतनी इतनी सारी चीज़ें, मतलब मैं उनके बचपन से, मतलब मैं अभी किसी एक और इंटरव्यू में कह रहा था कि लोग कह रहे हैं कि 3 घंटे की फ़िल्म बहुत लंबी है, और मेरे लैपटॉप में अगर आप ड्राफ्ट्स देखेंगे, जितने सीन इस फ़िल्म के आपने पर्दे पर देखे हैं, उसके दुगने से ज़्यादा सीन मेरे लैपटॉप पे हैं, जो कि फ़िल्म में नहीं आ पाए, क्योंकि हमें अपने दिल पे पत्थर रख के सोचना पड़ा कि नहीं, ये प्रसंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको कहानी इस तरीके से कहनी है। तो सबसे राव साहब सबसे कठिन समय तो वही था जब कागज सफेद था, और तब जब लिखना शुरू किया, और संयोग से मैं, मतलब बताना चाहता हूँ कि जो सबसे पहली जो मैंने बात सोची थी, वो एक्चुअली फिल्म में आई नहीं, पर तो आप लोगों के श्रोताओं को मैं पहली बार मैं एक सीक्रेट बताता हूँ कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने क्या सोचा था। मैं हमेशा माँ और बेटे को लेकर बहुत सोचता हूँ कि हर एक के, शायद क्योंकि मैं अपनी माँ के इतने करीब हूँ इसलिए। तो जब मैं पढ़ रहा था सावरकर जी की अपनी भी जो आत्मकथा है उन्होंने जो लिखी है, और जब मैं अलग-अलग किताबें पढ़ रहा था, तो उनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये पढ़ी कि बचपन में, क्योंकि माँ बहुत उनकी कम उम्र में गुज़र गई थीं, और उन्होंने कहा कि उनको बस इतना याद है कि माँ के गुज़रने के बाद जब उन्होंने बैठ के खाना खाया था, तो तब आलू की सब्ज़ी बनी थी। तो मैंने जब पहली बार जब लिखने का सोचा था, तो मैंने यहाँ से शुरू किया था। सावरकर जी की 2 चीज़ों को मैं सोचकर उसे मैं फ़िल्म में आगे यूज़ करना चाहता था। एक ये कि वो, उन्हें आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद थी, क्योंकि उनको माँ से संबंधित लगती थी वो सब्ज़ी। और दूसरी बात ये, जो काफ़ी कम लोग जानते हैं, कि सावरकर साहब क्लॉस्ट्रोफोबिक थे। उन्हें छोटी जगहों से, आप अब देखिए, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा-सा बोलते-बोलते भावुक हो गया, तो क्योंकि जब मैंने पढ़ा, मैं रोते गया ये सोचकर कि ये आदमी उतना सेल्युलर जेल में, जो आदमी क्लॉस्ट्रोफोबिक है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूँ, क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी कि जब आप बंद जगहों पर, जहाँ पर आपको खिड़की, प्रकाश ना दिखे, आपको वहाँ पे बहुत घुटन होती है। सोचिए, जिस इंसान को क्लॉस्ट्रोफोबिया था, वो इतने साल से सेल्युलर जेल में, और इतने महीनों तक जब वो एकांत कारावास में रहते थे, तो क्या उन पे गुज़री होगी। और उसके पीछे बचपन में एक बार बाबा राव ने उन्हें, मतलब गणेश सावरकर जी ने, उन्हें खेलते-खेलते वहाँ पर ना उन्हें कमरे में बंद कर दिया था। और वो इतना डर गए थे, और तब उनको येशुवाहिनी, मतलब बाबा राव जी की वाइफ़ ने, उन्होंने आके उनको छुड़ाया था। तब से उनके मन में येशुवाहिनी से माँ जैसा प्यार था, और लेकिन उनके अंदर बंद कमरों का डर हमेशा था। तो मैंने सबसे पहले ये 2 चीज़ें पकड़ी थी। आप में से जिन लोगों ने फ़िल्म देखी है, आप नोटिस करेंगे कि जब वो जहाज़ में जाने वाले होते हैं, तो येशुवाहिनी उनके पास आके कहती है कि तेरे लिए खाना सँभाल के रखा हुआ है, आलू की सब्ज़ी और भाकरी। तो उसका संबंध उससे था असल में। ड्राफ्ट 1 ऑफ दिस मूवी, वो आलू की सब्ज़ी येशुवाहिनी ने इसलिए बनाई थी कि उन्हें याद रहे। अनफॉर्च्यूनेटली हमको, क्योंकि बहुत कुछ काटना पड़ा, तो, और दूसरा, जब वो अ, बंद कमरे में रहते हैं, तो तू ठीक है? ये उनकी माँ की आवाज़ हमने यूज़ की थी वहाँ पर, लेकिन ये दोनों ही चीज़ों का जो पास्ट था, उनकी बचपन की यादें और आलू की सब्ज़ी, ये सब हमको हटाना पड़ा। तो राव साहब, ये मैं पहली बार किसी से कह रहा हूँ। ये मैंने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं, और ये, मतलब ये सिर्फ़ मेरे ख़्याल से महेश जी को, रणदीप को, इन लोगों को ही बातें पता है कि मैंने पहले ये 2 सीन लिखने शुरू किए थे, तो वो मुद्दे बाद, एक अच्छी चीज़ ये हुई कि इसके बाद कम से कम कागज़ सफ़ेद नहीं था। इसके बाद मुझे ये भरोसा आने लगा, और मन में ये विश्वास था कि मैं जो कर रहा हूँ, इस श्रद्धा से और इस भाव से कर रहा हूँ कि सावरकर साहिब की कहानी दुनिया में आ सके, तो उसके लिए अब जो करेंगे, जो कहते हैं ना कि अब जो उनकी इच्छा होगी, तो वो कुछ अच्छा-अच्छा लिखवा ही लेंगे। और ये मैंने माइथोलॉजी लिखते हुए भी सीखा है कि जब तक हमारे अंदर समर्पण भाव नहीं होता, तब तक हम अच्छा लिख नहीं पाते। और इसलिए जब देवों के देव महादेव के लिए भी जब किसी ने कहा था कि आप कैसे लिखते हैं, तो मैंने कहा था कि यू कैन नॉट से दैट यू राइट इट, यू हैव टू से इट इज़ रिटन थ्रू यू। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने लिखा, आप कह सकते हैं कि ये मेरे द्वारा लिखवाया गया। तो
आप भी जो काम करते हैं, मैं हर बार जब सावरकर साहब की कुछ बात करता हूँ, तो मैं अपने आप को निमित्त मानता हूँ और मेरा सौभाग्य, जैसे मैंने कहा, आई हैव ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। तो खैर, ये तो शुरुआत थी। आगे बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई, जिसके बारे में हम और बातें करेंगे कि जब वो फ़िल्म बननी शुरू हुई कैसे में। पर सबसे पहली कठिनाई ये वाली थी राव साहब। बहुत खूब। जैसे अभी लेखन की बात हुई और एक बहुत ही सामान्य प्रेक्षक के नाते ये पूछना चाहूँगा, कुछ मेरे मित्रों को ये प्रश्न का उत्तर मिलने से कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सकती है कि मूवी के राइटिंग में 3 विषय रहते हैं। एक होता है स्क्रिप्ट राइटिंग, दूसरा होता है डायलॉग और तीसरा होता है कथा। हुँ, तो हुँ। जब ये स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी की बात आई, तो ये आप इन तीनों को कैसे सेपरेट रखते हैं? कैसे इनको इनकी भिन्नताएँ कुछ अगर बता पाएँ, तो एक सामान्य प्रेक्षक को ये जानने के लिए बहुत ही आसानी होगी कि एक लेखक के तौर पे, आप जब कोई मूवी लिखते हैं, तो उसमें स्क्रिप्ट क्या होता है, डायलॉग क्या होता है और कथा कैसे लिखी जाती है? इस चीज़ पे कुछ संक्षेप करना चाहेंगे प्लीज़? जी, थैंक यू। ये काफ़ी आपने अच्छा सवाल पूछा है। तो स्क्रिप्ट असल में जो होती है, उसके 3 हिस्से होते हैं। कथा, पटकथा, संवाद, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग। अब इवन बिफोर आई एक्सप्लेन, मैं हमारे श्रोताओं को एक बहुत ही बढ़िया बात बताना चाहता हूँ। एक और वो बात जो कि फ़िल्म में नहीं आ पाई। कथा संस्कृत का बहुत पुराना शब्द है, जो स्टोरी से होता है। लेकिन और संवाद यानी डायलॉग, ये भी पुराना शब्द है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि पटकथा जो हम कहते हैं, इस शब्द को पहली बार इसको रचा किसने था? वो भी थे हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर। जब वो एक बार वो जब उन्हें मौका मिला था पहली बार एक चित्रपट देखने का, तो उन्होंने देखा कि सारे नाम 1930s की बात है ये भी पहले फ़िल्म में था, अनफॉर्चुनेटली हमको हटाना पड़ा। तो जब उन्होंने पहली बार सिनेमा देखा तो बहुत खुश हो गए थे। उन्हें लता मंगेशकर से भी बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था, संगीत उनको बहुत अच्छा लगता था। तो जब उन्होंने फ़िल्म देखी, तो उनको चित्रपट बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी, लेकिन अंत में जब नाम आए ना, तो उन्होंने देखा स्टोरी बाय, स्क्रीन प्ले बाय, डायलॉग बाय, इंजीनियरिंग, साउंड डिजाइनिंग, और सावरकर साहब दुखी हो गए। और तब उन्होंने कहा, अरे एक आप दुखी क्यों हैं? सावरकर साहब ने कहा, ये सारे शब्द मराठी और हिंदी में क्यों नहीं है, ये अंग्रेजी में क्यों है? तो उसके बाद उन्होंने कहा क्या करें? कहते हैं कि सावरकर साहब ने तुरंत कहा, उसी थिएटर के बाहर, कागज लो और कलम लो। क्या नाम है? तो उन्होंने स्क्रीन प्ले। तो सावरकर साहब ने सोचा, अच्छा कथा, पट पटकथा लिखो। क्या है ये? साउंड इंजीनियरिंग। आप आज भी देखिए मराठी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में ना लिखा हुआ आता है ध्वनि अभियंता। ये साउंड इंजीनियरिंग को ध्वनि अभियंता करेंगे, ये श्रेय हमारे सावरकर साहब को जाता है। उन्होंने कहा कि नहीं, साउंड इंजीनियरिंग नहीं आएगा, साउंड यानी ध्वनि, इंजीनियरिंग यानी अभियंता, इंजीनियर, साउंड इंजीनियर ने ध्वनि अभियंता कहेंगे। तो मैं पहले तो यही बात कह दूं कि इसमें भी सावरकर जी का जुड़ाव है। अब इसमें अंतर क्या होता है? मेरा एक और सौभाग्य है कि मैं राइटिंग पढ़ाता हूँ कई जगहों पर, अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में। तो मैं बहुत ही साधारण सा उदाहरण देता हूँ विद्यार्थियों को। मैं हमेशा कहता हूँ कि अंग्रेज़ी में अगर मैं कहूँ तो एक होता है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? क्या हुआ? उसके बाद होता है कैसे हुआ? और तब बस में उसके डिटेल में जाता है कि एग्ज़ैक्टली क्या-क्या हुआ। तो क्या हुआ, ये आपकी कहानी है। लेकिन कैसे हुआ, ये आपका स्क्रीन प्ले है। उदाहरणार्थ, राव साहेब ने उत्कर्ष नथानी जी को कहा कि आप हमारे कट्टा में आइए। अगर समझिए, ये एक लाइन कही जाए, ये एक उपन्यास में भी हो सकती है, एक कहानी का एक हिस्सा हो सकती है। लेकिन अब अगर समझिए, मैं सच में मैं राव साहब को नहीं मिला हूँ, तो मुझे नहीं पता कैसे दिखते हैं वो। पर पूरा देशपांडे के राव साहब का मेरे मन में एक विचार है, जो कि इनके डीपी से काफ़ी मिलता-जुलता है। तो मैं एक मनगढ़ंत एक अगर मैं सीन सोचूँ कि जहाँ पर ना राव साहब वो बैठे हुए थे, उनके हाथ में छड़ी थी, जैसे पुलह की कहानी में होता था ना कि छड़ी लेके उठे और उन्होंने बात की, और तब उत्कर्ष उत्सुकता से आप आगे आए और उन्होंने कहा, राव साहब आप कैसे हैं? और उन्होंने कहा कि तुम ऐसा कट्टे आती है, आप मेरे कट्टा कट्टा में आइए।
तो ये जो डिटेलिंग है, राव साहब के हाथ में छड़ी थी, उन्होंने धोती पहनी थी, उनके सर पे टोपी थी, उत्कर्ष ने इस फ़ोटो में ऑरेंज रेड कलर का कुर्ता पहना हुआ था। ये सब स्क्रीन प्ले का हिस्सा होता है और अब स्क्रीन प्ले में कई बार में ये हो सकता है उसके बाद जैसे कि स्क्रीन प्ले में आ सकता है और तब राव साहब के कहे पर उत्कर्ष नैथानी मान गए आने के लिए। ये स्क्रीन प्ले है, लेकिन अब इसमें संवाद क्या होंगे? डायलॉग क्या होगा? वो आता है डायलॉग में। तो जब इस फ़िल्म में जब बात हुई तो सबसे पहले जब हम फ़िल्म लिखते हैं या धारावाहिक लिखते हैं, तो हम सबसे पहले ना एक आउटलाइन बनाते हैं। तो जैसे कि मेरे दिमाग में क्लैरिटी थी कि मैं माँ भवानी के सामने शपथ ली थी, सावरकर साहब ने, उसको मैं नहीं छोड़ूँगा। बीच में काफ़ी बातें हैं कि अच्छा नहीं इसको मैंने कहा नहीं ये सीन नहीं हटेगा, ये सीन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे उनके बारे में पता चलता है। और दूसरा मेरे मन में एक क्लैरिटी थी और रणदीप के भी मन में कि हम मृत्यु दिखाना नहीं चाहते थे। हम जैसे कई बार कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद हों या छत्रपति शिवाजी हों हमारे, आप ध्यान कीजिएगा कि हमारे जो भी आदर्श हैं, उनके युवावस्था के समय जब वो उनके अंदर शक्ति थी, उस समय की तस्वीरें आप देखिए विवेकानंद, आपको हमेशा दिखेगा वो जिस तरह से उन्होंने हाथ बाँधे हुए देखते हैं हम लोग। शिवाजी महाराज, उनके बड़ी उम्र की फ़ोटो नहीं, उनकी यंग फ़ोटो देखते हैं। जब उनके अंदर शक्ति थी, ये बच्चों के लिए आदर्श बनना चाहिए। तो मैंने पहले ही सोच लिया था और रणदीप से मेरी पूरी इस बात पे सहमति थी कि हम जो उनके आखिरी साल थे, जब वो बिस्तर पे थे, जब उन्होंने सोचा कि आमरण अनशन करेंगे, हम वो नहीं दिखाएँगे। हम फ़िल्म को अंत भी ऐसे समय में करेंगे, जबकि भले ही उम्र हो रही है, पर जब भी वो दूसरों पे भारी पड़ रहे हैं। अब ये हमको एक आदि और अंत का अंदाज़ा आ गया, तब बीच में एक स्टोरी लाइन बनती है पहले, अच्छा ठीक है, बचपन दिखाएँगे, उसके बाद हम उनको लंदन हाउस लेके जाएँगे फर्ग्यूसन के बाद में, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, काला पानी और तब उनके जीवन का तीसरा पड़ाव, जो कि मैं बहुत कम दिखा पाया सेकंड हाफ में अ, बहुत कुछ हुआ उस दौरान, पर जब वो समाज सेवक थे, उसमें उन्होंने क्या-क्या किया, दलितों के लिए क्या-क्या किया, किस तरीके से उन्होंने सब कुछ एक किया। ये सब बातें करते हुए ये कथा में आया। पटकथा इज़ ब्रेकिंग इन सीन्स। अच्छा अगर सीन में होगा तो क्या होगा? मैं हमेशा से चापेकर बंधुओं को बहुत मानता हूँ। मेरा सौभाग्य है और मुझे इस बात पे बहुत फ़क्र है, गर्व है कि मैं सिनेमा में चापेकर बंधुओं ने जो किया था वो मैं दिखा पाया। क्योंकि ये मेरे एक दिमाग में क्लैरिटी थी कि मैं चापेकर बंधुओं को दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो इसमें जो हुआ और ये सीन सोचना शुरू किया पटकथा हुई और तब उसके बाद में सपोज़ पटकथा में हुआ कि महात्मा गांधी पहली बार बैरिस्टर गांधी पहली बार अक्टूबर 1906 में लंदन हाउस में मिले सावरकर साहिब से। लेकिन अब इनके बीच में बात क्या होगी? तो रणदीप और मैं कहते हैं रणदीप आप समझ सकते हैं कि मतलब वो हम दोनों ही उत्तर भारतीय हैं, वो हरियाणा से, मैं गढ़वाल से और हम दोनों ने ठान ली कि बनानी है फ़िल्म सावरकर साहिब पे। तो मेरा एडवांटेज था कि मराठी समझता था, तो य दी फडके जी की जो किताब है, अगर आप पढ़ेंगे स्वातंत्र वीर सावरकर उसमें, तो उन्होंने महात्मा गांधी के साथ उनकी इंटरैक्शन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है मराठी में, पहले और दूसरे दोनों में। तो तब उसके विषय में तो मैंने पढ़ के सुनाया और रणदीप ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, ये तो हमको करना चाहिए। और तब जो एक बात जो आपने जो वो जो देखा, जब पहली बार मिलते हैं और अहिंसा परमो धर्म के साथ में क्या बात होती है और सावरकर साहब ब्राह्मण होते हुए जब वो कर रहे थे, बना रहे थे नॉन-वेज और उनकी सोच क्या थी। ये सीन तब बना तो ये संवाद हुआ, जिसमें कि उन्होंने कहा कि आप मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, सॉरी मैं जॉइन नहीं कर सकता और सावरकर साहब ने कहा और मैं ऐसे लोगों को ढूँढ रहा हूँ, जो कि अंग्रेज़ों के कलेजे को फाड़ के खा जाएँ। ये संवाद हुआ। तो ये 3 अलग-अलग चीज़ें होती हैं राव साहेब। बहुत खूप. मी सगळ्या श्रोत्यांना सांगू इच्छितो इथे लिसनर्सला, उत्कर्षजी एवढे छान का बोलत आहे, त्या पाठीमागे पण एक त्यांचा करिअरचा एक वेगळा हिस्सा आहे. उत्कर्षजी रेडिओच्या प्रवासामध्ये सीनियर प्रोड्युसर पासून ते नॅशनल प्रोग्राम डायरेक्टर हा सगळा प्रवास त्यांनी रेडिओ सिटी, फिवर एफ-एम, बिग एफ-एम हा सगळा प्रवास त्यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये केलेला आहे. आणि खूप काय वेगळ्या गोष्टी करत आहेत आणि खूप रिसर्च करत आहेत. खूप वेगवेगळ्या विषयांवरती लिहित आहेत. उत्कर्ष जी, मैं वापस आपकी तरफ आना चाहता हूँ. कुछ श्रोता है मुझे मैसेज करके ये बार-बार पूछ रहे हैं कि प्लीज़ ये सवाल पूछिए उत्कर्ष जी से जी। कि रेफरेंस मटेरियल जब आपने शुरू किया तो कुछ मूल्यवान साहित्य आपके हाथ में लगा, कुछ महान व्यक्तियों से आपकी मुलाकात हुई, आपका जो रिसर्च का जर्नी था,
उसमें आपको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मिली होंगी, बहुत अच्छे-अच्छे लोग मिले होंगे, कुछ अच्छे अनुभव आपको सुनने के लिए मिले होंगे। क्या आप उस जी। विषय के बारे में कुछ बताना चाहेंगे प्लीज़? हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। थैंक यू फॉर एवरीवन हू इज़ आस्किंग, क्योंकि ये ना आपने शोध के विषय में पूछा है। काफ़ी बार लोग इस विषय में बात करते हैं कि लेखन के बारे में, पर आपने शोध के बारे में पूछा है। और ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी, बहुत बड़ा दायित्व था, क्योंकि जब क्यों मैंने 1 साल सिर्फ़ पढ़ा लिखने से पहले, क्योंकि मुझे पता था कि इस फ़िल्म को बनाने में ना, मतलब ये चाकू की धार पे चलने जैसा है, क्योंकि सबका ध्यान रहेगा। और जैसे मदन लाल ढींगरा फ़िल्म में कहते हैं कि हमारा निशाना चूकना नहीं चाहिए, तो वैसे था कि हम शोध में गलत नहीं जा सकते। क्योंकि अगर एक भी हमारी शोध में गलती हुई, तो उसके बाद आप लोग जानते हैं कि हमारे इस समय जो राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से लोग पीछे पड़ सकते हैं। और उसी एक मुद्दे को लेकर आप देखिए, कई लोग हैं जो कि फ़िल्म की मज़ाक उड़ा रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं, हाँ, 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 सॉरी, ये क्या-क्या बोलते रहते हैं। पर आप देखिए, फ़िल्म के शोध को लेके कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पूरा ये किया था किस-किस तरीके से। सच कहूँ तो सावरकर साहब के लेखन में जितना है, उनके प्रो और उनके अगेंस्ट, सब कुछ पढ़ने का सौभाग्य मिला। सब कुछ में मैं जमा करते गया, नोट्स सब बनाते गया। अगर आप में से कुछ लोग, जैसे कि जो अंग्रेज़ी में पढ़ने में रुचि रखते हैं, और हिंदी, मराठी में भी रूपांतरण होता है, लेकिन एक इंसान का नाम मैं सबसे पहले लेना चाहूँगा, वो है डॉक्टर, मतलब जो जिनकी पूरी जो विक्रम संपत, जिन्होंने जो काम किया है सावरकर साहब पे, मतलब उनकी जो दोनों किताबें हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, दोनों वॉल्यूम जो हैं, अम, वो इतनी अच्छी किताबें हैं, और उन्होंने इतना अच्छा शोध किया है कि कई बार मैंने उनकी किताबों को जब पढ़ रहा था, तब मैंने उनकी बिब्लियोग्राफी देखी कि उन्होंने कहाँ-कहाँ से रेफ़रेंस लिया है, किन-किन किताबों से, और मैं उन किताबों पे तक चला गया। तो और दूसरा जिनका कि नाम लेना बहुत ज़रूरी है, वो है वैभव पुरंदरे साहब। इतनी अच्छी किताब है उनकी, और फिर से पुरंदरे साहिब की किताब के में जो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि अच्छा, इन्होंने इतनी अच्छी किताब लिखी, तो इनकी प्रेरणा कहाँ से थी? तब उसमें देखा। और तीसरा और सबसे बड़ा मेरा आदर्श, वो थे स्वयं सावरकर साहब। देखिए, हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि सावरकर साहब स्वयं एक कथा, पटकथा, संवाद में इतने बढ़िया थे। आप लोगों को एक सीक्रेट बताता हूँ। आप में से जिन लोगों ने फ़िल्म जिन्होंने नहीं देखी, वो प्लीज़ देखिए, पर जिन्होंने देखी है, उन्हें एक बात बता दूँ कि एक फ़िल्म में एक सीन आता है, जिसमें जिन्ना साहब जो है, वो कहते हैं कि जिन्ना जी कहते हैं कि कांग्रेस हिंदुओं को रिप्रेज़ेंट नहीं करती। अगर आपको हिंदुत्व के बारे में जानना है, तो आप सावरकर से बात कीजिए। और उसके अगले ही सीन में सावरकर साहब और सुभाष चंद्र बोस चाय पी रहे हैं, बात हो रही है। आप सच मानिए, ये बाकायदा लाइन बाय लाइन मैंने सावरकर जी की किताब से ली है। क्यों? क्योंकि सावरकर जी ने जब लिखा अपनी किताब में ये ना, तो उन्होंने ऐसे नहीं लिखा, एक पैराग्राफ में उपन्यास की तरह नहीं लिखा कि और उसके बाद जिन्ना ने सुभाष से कहा, सुभाष नहीं, आप ये किताब, आप अचंभित रहेंगे। आप वो किताब जब पढ़ेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने बाकायदा एक प्ले के संवाद की तरह लिखा है। सुभाष सुभाष के आगे विसर्ग लगा के कि जिन्ना साहब कहते हैं कि आपसे मिलना चाहिए। उसके बाद मी या मैं, और उसके बाद उन्होंने अपने संवाद, तो उन्होंने इतना काम आसान कर दिया कुछ सीन्स में कि उन्होंने खुद ही स्वयं संवाद लिखे थे। मैंने और कोई काम नहीं किया इन सीन्स में। मैंने ईश्वर का नाम लिया, सावरकर साहब का नाम लिया, उसको हाईलाइट किया, और कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हमारे पास संवाद आ गए उसके। तो इस तरीके से शोध में करते हुए सावरकर साहब ने हमारी बहुत मदद की है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी पूरी जो जर्नी के बारे में लिखा है, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जब भी सेंसर बोर्ड के सामने जब बात निकली, तो मुझसे सवाल पूछा गया कि सावरकर साहब जब उस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे, या जब वो थे, तो उन पे कुछ भी अगर प्रताड़ना की गई, या अगर उन्होंने इस तरीके से अपने फ़िल्म में दिखाया है, तो उसका रेफ़रेंस क्या है? तो मैंने कहा, आपको कितने रेफ़रेंसेस चाहिए? तो उन्होंने नहीं लिखे तो मैंने कहा, सावरकर साहब ने खुद लिखा है इसमें। तो मैं नाम नहीं लूँगा, पर एक महाशय ने कहा कि हाँ, पर ये तो उनका खुद का लिखा हुआ है ना, तो किसी और का। मैंने कहा, साहब आप मुझे, मैं तो भौचक्का रह गया। मैंने कहा, सर आप मुझे एक बात बताइए, अगर सावरकर साहब सॉलिटरी सेल के अंदर थे, सॉलिटरी बाय डेफिनिशन इज़ एकांतवास, तो उसमें उनके अलावा और कौन होगा? तो
उन्हीं का तो लिखा हुआ मानेंगे, उसके अलावा किसका लिखा हुआ मानेंगे? आई विश कि मैं आपको कुछ मनगढ़ंत बता रहा होता, पर ये सच में हुआ है। तो सावरकर साहब ने बहुत मदद की हमारी। कई बार ऐसे होता था, मैं इन चीज़ों में मानता हूँ, ऊर्जाओं में मानता हूँ, वाइब्रेशंस में मानता हूँ। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, कई बार जब किसी सीन में मैं और रणदीप फँस जाते थे, मैं फिर से रणदीप का जितना धन्यवाद दूँ कम है, क्योंकि स्क्रिप्ट में रणदीप का ये बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है, और क्योंकि वो खुद डायरेक्ट कर रहे थे, उसके कारण क्या हो पा रहा था कि कई बार वो सीन के टाइम पे जब हम दोनों बात करते थे, तो ही वाज़ एबल टू थिंक कि इसको मैं ऐसे डायरेक्ट करूँगा। तो हमारा वो भी पूरा डिस्कशन हो जाता था। कई बार होता था कि ये सीन कैसे करेंगे, ये सीन कैसे करेंगे? और वी वुड से कि अच्छा इस पे ना थोड़ा रुक के बात करते हैं, और मैं कुछ किताबें खोलता था और संयोग से सावरकर साहब की किसी किताब में जवाब मिल जाता था। मैं तो इसे दैवीय बात मानूँगा, मानो सावरकर साहब हमारी मदद कर रहे थे। कोई इसको साइंटिफिक माने, नॉन साइंटिफिक माने, मैं ऐसी बातों को सच मानता हूँ, और ये आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि इस कहानी को लिखते हुए कितनी बार ऐसा हुआ, जैसे शुद्धि वाली बात जो थी, तुलसी के बारे में ये करेंगे वो, और उसमें महेश जी इन्वॉल्वड थे, तो हम लोग कैसे क्या होगा? और मैंने ऐसे ही वहीं पर बैठे-बैठे मैं किताब को टटोल रहा था, और मैंने ऐसे ही पेज पलटा और फटाक करके सीधा पेज खुला, जहाँ पर सावरकर साहब शुद्धि कर रहे थे। इसको कोई वैज्ञानिक पता नहीं क्या माने, मेरा ऐसा मानना है कि ये सावरकर साहब की इच्छा थी कि ये फ़िल्म में आए, और तब वो आ गया। तो इस तरीके से क्या क्या मैं बात। किताबों बताना चाहता हूँ, तो बहुत सारी किताबें हैं, पर सबसे, और उसके अलावा मिलने का, ऑफ कोर्स रंजीत सावरकर जी से मुलाकात हुई थी। शरद पोंक्षे जी, आप लोग सब उनको जानते होंगे। क्या वक्ता है वो! उफ़! क्या वक्ता है! और वो अपने आप में एनसाइक्लोपीडिया है, सावरकर साहब के। तो उनके साथ में काफ़ी समय बिताने का मुझे मौका मिला। उनको तो ऐसे है कि सच मानिए, शरद पोंक्षे जी वो ऐसे इंसान हैं कि उनको अगर कोई हल्का-सा कहीं पर कुछ काट दे ना, तो उनके रक्त की जगह पर सावरकर साहब निकलेंगे। इतना वो जानते हैं, इतना वो मानते हैं। और तो उनके साथ कहीं भी बात हुई तो वो अम, किस्से सुनाते थे, बातें करते थे। तो इस तरीके से बातें हुई, और भी ऐसा हो गया था कि मेरे कुछ जो जानकार लोग जो थे, वो मुझसे इरिटेट होने लगे थे 2 साल पहले, क्योंकि मैं आया मैं कुछ ना कुछ सावरकर साहब के बारे में पूछूँगा। अच्छा इसमें क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था? लेकिन मेन ये होता था कि अगर मैं फिर से कहूँ कि जैसे कि खीर साहब की किताब हो, या वैभव पुरंदरे की किताब हो, या विजय संपत जी की किताब हो, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है, तो आप, हमारा सौभाग्य है कि सावरकर साहब ने स्वयं ही बहुत कुछ लिखा है। हिंदुत्व के बारे में वो जो श्लोक जो मैंने जो यूज़ किया है, वो "आसिन्धु सिन्धु पर्यन्ता यस्य भारत भूमिका पितृभूः पुण्यभूश्चैव स वै हिन्दुरिति स्मृतः", ये परिभाषा सावरकर जी की स्वयं लिखी हुई है। तो रणदीप को क्रेडिट कि मेरे तो मुँह ज़बानी समय पर उन्होंने काफ़ी मेहनत करके अंत में पूरा किया, और उन्होंने भी ये श्लोक कहा कैमरा के सामने, और वो लंबा शॉट है, ऐसे नहीं है कि एक-एक लाइन बोल के कट कर दिया जाए। तो वो भी किया, तो ये सब कुछ सावरकर साहब ने खुद लिखा था। बस काम ये था कि इस शोध को किस प्रकार से लिखा जाए कि लोगों को अच्छा लगे और लोगों को रुचिकर लगे, ये बात इम्पोर्टेंट थी। ऊर्जा की बात हो रही है, रोमांच की बात हो रही है, रोंगटे खड़े होने वाली बात हो रही है। जो श्रोताएँ सभी सुन रहे हैं, उनका हृदय सिनेमा देखते हुए, मूवी देखते हुए तो गदगद हुआ ही है। पर आपको जब अभी लाइव सुन रहे हैं, तो मुझे प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, डीएम में आ रही है, लोग मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं। हम शब्दों में ये नहीं बता पा रहे इसी क्षण को। और संयोग की भी बात कही तो अक्षय जोग जिनका ज़िक्र अभी हुआ, वो भी राव साहब कट्टा पे उनके एक पुस्तक के प्रकाशन के समय उनसे संवाद करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। वो भी हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं। एक आवाज़ दे दे तो वो बस 1 कॉल अवे है। हम हमारा सौभाग्य मानते हैं कि राव साहब कट्टा की इन चर्चाओं में आप जैसे, अक्षय जोग जैसे हमारे मित्र शामिल हुए। और मैं वापस एक चीज़ जो आप भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, और मैं भी उसी विषय पे वापस वापस ला रहा हूँ। रणदीप हुडा जी जो एक इस शतक के महानतम अभिनेताओं में मैं बिल्कुल उनको मेरे वैयक्तिक रीति से मैं उनको क्रम क्रम दूँगा। उनका ट्रांसफ़ॉर्मेशन, उनकी जर्नी, उनका इस किरदार में शामिल होना, आपने आँखों देखा है। हम लोग तो बस व्हाट्सएप पे या फ़ेसबुक, ट्विटर पे उनका फ़ोटो देख रहे हैं, वो कैसे उन्होंने बॉडी ट्रांसफ़ॉर्मेशन किया। हम ये जी। किस्से सुन रहे कि उन्होंने उनका घर गिरवी रखा। किरदार में जाने के लिए एक अभिनेता ने सारी हदें जो थी वो पार कर दी।
कुछ क्षण आप बता पाएँगे कि जब मूवी का शूटिंग चल रहा था, आपको कभी लगा कि सही में इनके अंदर वो किरदार पूरी तरह भिन चुका है, पूरी तरह ये किरदार में घुल-मिल चुके हैं? कुछ किस्से आप बता पाएँगे प्लीज़? देखिए, अभी रणदीप के बारे में अगर बात होगी रणदीप जी के बारे में तो मतलब वो तो उसके उसमें अपने आप में एक अलग कट्टा हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं कुछ बातें ज़रूर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरा सौभाग्य रहा है बहुत सारे कलाकारों को मिलने का जीवन में और काम करने का, पर रणदीप हुड्डा दूसरा नहीं है। वो इंसान एक अलग है। वो इंसान उसका भावावेश में आके जो वो सोचता है, जो कर्म करता है रणदीप हुड्डा को बनाने के बाद में भगवान ने वो वाला साँचा तोड़ दिया था। ही इज़ अ वेरी स्पेशल मैन। उसके उस इंसान के अंदर जो इंटेंसिटी है मतलब मैं एक उदाहरण देता हूँ। सावरकर साहब के बारे में जब वो और पढ़ रहे थे और वो मुझसे बातें किया करते थे और सब जो चल रहा था ना, तो फ़िल्म की शूटिंग शुरू होने के काफ़ी पहले, उन्होंने सबसे पहले आर्ट डायरेक्शन से ना 2 चीज़ें बनवाई। एक थी सावरकर साहब का चश्मा और दूसरी उनकी टोपी। और शूटिंग शुरू होने के 3 से 4 महीने पहले से हम जब भी बैठ के स्क्रिप्ट की बात करते थे, रणदीप हुड्डा कोने में ही वुड नॉट सिट ऑन समटाइम्स ऑन अ चेयर, ही वुड सिट ऑन द ग्राउंड और वो चश्मा पहनते थे, टोपी पहनते थे, क्योंकि वो कहते थे कि कभी किसी को ऐसा ना लगे कि मैं ऑकवर्ड हो रहा हूँ, इसलिए मैं दिन भर ये टोपी पहनता हूँ, मैं दिन भर ये चश्मा पहनता हूँ। ऐसा इंसान है वो। ये अब लोग नहीं करते। एक और उदाहरण देता हूँ, जो उनके जो बाल जब कम होते सावरकर साहब के, कोई भी आजकल विग कैरी करता है, वो हर बार रणदीप हुड्डा ने अपने बाल उतने-उतने शेव किए सर पे। देयर इज़ नो विग इन्वॉल्व्ड, उसमें कोई मेकअप नहीं है। जब पेरिस वाले इंसिडेंट ऑनवर्ड जितने सावरकर साहब के बाल कम होते हैं, उतनी बार रणदीप हुड्डा ने कहा मेरे सर से बाल उड़ा दो। लोग कहते थे अरे पर कुछ और कर, उन्होंने मैं देख लूँगा, मैं टोपी पहन के जाऊँगा, पर मुझे कोई इसमें प्रोस्थेटिक नहीं। वो हर बार वो बाल वो उतने-उतने खुद काटते गए और एक बात है रणदीप इफ यू लिसन टू दिस एवर लेटर, आई एम सॉरी बट आई एम शेयरिंग दिस। हम लोगों को एक चीज़ में रणदीप हुड्डा को रोकना पड़ा। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे जब उन्होंने सावरकर साहब की फ़ोटो देखी ना, तो उन्होंने देखा कि उनके ना चीक बोन काफ़ी हाई है। रणदीप हुड्डा ऐसी बातें करने लगे थे कि मैं ऑपरेशन करा के अपनी चीक बोन ऊपर करूँ थोड़ी-सी। हम सबने हाथ जोड़ा, भाई, भाई मत प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। वो इंसान इतना वहाँ पे था और कई बार तो जब हम बहस करते थे, आपने रणदीप के इंटरव्यूज़ में भी देखा होगा, ही टॉक्स अबाउट इट दैट मी एंड उत्कर्ष यूज्ड टू फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। हम जब लड़ाई करते थे कई बार सीन्स में लेके ना, तो मैं कहता था कि कई बार बहस करते-करते ना और मैं ना रुक जाता था एंड आई वुड से नहीं क्या बोल रहे हो? तो गुस्से में बोलता था मैं हाँ, ये करेक्ट है क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता था मानो सावरकर साहब की आत्मा आ गई अंदर क्योंकि वही चश्मा, वही टोपी और वैसा ही क्रोध। और वो हाथ हिला के बोलता था, मैं बोलता क्या कहा? क्या कहा? और तब उसने कुछ गुस्से में कहा और मैंने नोट कर लिया। बोलता क्या नोट किया? मैंने कहा तुमने कही ना लाइन अभी। बोलता क्यों उसमें क्या? मैंने कहा क्योंकि ये सावरकर साहब चाहते हैं कि लाइन फ़िल्म में आए। पर वो इंसान जीते मतलब अपने आप को कमरे में बंद करके रखा, कितने समय तक अपने आप को, ताकि वो एक्सपीरियंस आए कि और सरबजीत के समय भी ऐसे किया था, पर इस फ़िल्म में भी किया। और अब बात आई जब जहाँ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की। देखिए, ये रणदीप हुड्डा के जीवन का सबसे कठिन समय इसलिए भी था, क्योंकि एक तरफ तो देखिए जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ आई, वो आई थिंक मुझसे अच्छा रणदीप खुद कह सकते हैं। मुझे बहुत सारी बातें पता हैं, पर आई डोंट थिंक आई एम एट लिबर्टी टू स्पीक अबाउट इट क्योंकि वो उनकी निजी बात है। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि इस फ़िल्म के बनाने में जहाँ पर बात प्रोडक्शन की जिस तरह आती है, मैं ये पब्लिक फोरम में खुल के कह रहा हूँ, किसी ने मदद नहीं की रणदीप हुड्डा की। उसने अंत में उसको सब कुछ खुद करना पड़ा। और इसमें जो लोग आए थे वो भी अलग हो गए। इनमें सब काम जो रणदीप हुड्डा ने खुद किए, हर तरीके से वो आदमी सरबजीत में भी उन्होंने वज़न कम किया था, लेकिन सरबजीत में वो सिर्फ़ एक्टर थे, इस फ़िल्म में डायरेक्टर भी थे। आप सोचिए जब वो खुद वज़न कम कर रहे थे, 1.5 महीने तक वो इंसान सुबह 1 ग्लास दूध और 1 खजूर, ये उनकी डाइट थी, लगातार 1.5 महीने, 1 ग्लास दूध और 1 खजूर और वो वज़न कम करते जा रहे थे। इंसान की हाइट 6 फुट है, उनका नॉर्मल वेट 85 टू 86 किलोग्राम है, लेट 80s में उनका रहता है। इस फ़िल्म के लिए वो 60 के नीचे तक आ गए थे। इतना उन्होंने जो पूरा जो वेट कम किया, सिर्फ़ इतना करके। लेकिन वो ये सब करने के समय घर पे जाके सो नहीं रहे थे, दिन-रात शूटिंग कर रहे थे। कई बार तो ऐसे लगता था आई यूज्ड टू टॉक टू हिम कि अंग्रेज़ी में एक बड़ा एक मज़ेदार एक शब्द है हैंग्री।
जो मज़ाक में लोग कहते हैं कि व्हेन यू आर हंग्री एंड यू आर एंग्री, देन यू आर हैंग्री। तो मैं कई बार कहता था रणदीप अपने आप को भाई सँभाल लो, क्योंकि लोगों की नौकरियाँ चली जाएँगी, क्योंकि तुमको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि तुम तब दर्द कर रहे हो जब तुम भूखे भी हो। लेकिन उस इंसान ने सब खुद किया। मतलब जितनी तारीफ़ की जाए रणदीप हुड्डा की कम है, जितना रिस्पेक्ट दिया जाए कम है। और मैंने अपनी आँखों के सामने देखा कि आदमी पतला होता जा रहा है, पतले होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। आई बिगन टू सी, एंड बार-बार कई बार बात करते-करते ना ही वुड देन रिमूव हिज थिंग। उनके चक्कर में मेरा वज़न कम हुआ, पता है कैसे? क्योंकि हम लोग दिन-रात साथ में रहते थे। और मेरा 6 महीने में 16 किलो वज़न कम हुआ। क्योंकि हम दिन-रात साथ में रहते थे। अब खाना ऑर्डर होगा, तो उनका तो कुछ खाना नहीं है। मैं अगर खाना मँगा के खाऊँ, तो मुझे गिल्टी फ़ील होता था। तो अगर डिनर भी बाहर से आ रहा है, ही वुड से, "भाई तू पिज़्ज़ा खा ले, मैं कुछ नहीं।" मैंने कहा, "नहीं, नहीं, 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 मैं नहीं।" तो उनके चक्कर में मेरा भी, आई मीन आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, मेरा भी 16 किलो वज़न कम हुआ 6 महीने में, व्हाइल वर्किंग विद हिम। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, पर सच में हैट्स ऑफ टू रणदीप हुड्डा। सच में रणदीप जैसा ना कोई है, और आई डोंट थिंक कभी कोई होगा। उत्कर्ष जी, मैं बहुत लकी महसूस कर रहा हूँ, बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि बहुत सारी नई-नई चीज़ें आज इस दौरान हमें पता चल रही है आपके द्वारा। और ये पहली बार पब्लिक फोरम में आपने जैसे अभी उल्लेख किया जिन चीज़ों का, ये काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लगता है मूवी के बारे में पहली बार पब्लिक फोरम में रिवील हो रही है, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं एज़ अ होस्ट एक आखिरी सवाल करने से पहले एक छोटी-सी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त जन्मतिथीनिमित्त आपण उद्या एक स्पेस घेतोय. रोहित पवार आहेत, जे आपल्याला काही अपरिचित घटना, काही अपरिचित माहिती उद्या सांगणार आहेत. तर रावसाहेब कट्ट्यावरती उद्या छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयीच्या या स्पेसला तुम्ही सर्वांनी या. वर लिंक दिली आहे. ट्वीट पिन केलेलं आहे या स्पेसच्या टॉपला. ट्वीट आणि लिंक दोन्ही दिली आहे. तुम्हाला जर आवडत असेल तर पसरवा, त्यावर रजिस्टर करा. म्हणजे उद्या रोहित पवार हे जे आपले इतिहासप्रेमी मित्र आहेत, इतिहासकार म्हणूयात त्यांना. तर देवाशिष, तुझे खूप खूप आभार उद्याची ही स्पेस अरेंज केल्याबद्दल. आणि एकच सांगू इच्छितो, की जन्मतिथी आणि तारखेच्या वादात न पडता रावसाहेब कट्ट्यांनी जन्मतारखेला पण हा कार्यक्रम घेतला होता. इतिहासाच्या पाऊलखुणाचे 3 मित्र 3 दिवस सलग आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दलच्या स्पेसेस 3 दिवस घेतल्या होत्या आणि जन्मतिथीला पण घेतोय. तर कोणत्याही वादात न पडता जेवढी जास्तीत जास्त माहिती शिवाजी महाराजांची आपल्याला प्रसारित करता येईल तेवढी नक्कीच करत आहोत. अ, मैं उत्कर्ष जी, अभी श्रोता है मुझे डीएम में बोल रहे कि अभी हमें संवाद करना है। अभी आप थोड़ा चुप बैठिए राव साहब, अभी हमें बात करनी है। तो तो अभी मैं जी, खुद को रोकता हूँ बहुत ही मुश्किल से। कुछ 2 प्रश्न आखिरी में वापस से पूछूँगा, पर आई विल जी। ओपन अप दिस सेशन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। प्लीज़ ड्रॉप इन योर क्वेश्चन टू कमेंट बॉक्स, और इफ यू वांट टू टॉक प्लीज़ सबमिट अ माइक रिक्वेस्ट। देवाशीष कुछ आपसे संवाद साधना चाहते हैं। देवाशीष, प्लीज़ गो अहेड। जी, देवाशीष। धन्यवाद राव साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैं पहले उत्कर्ष जी देवाशीष के का साथ इतना इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। देवाशीष हमारे वो इतिहास प्रेमी मित्र हैं, जो इतिहास का संशोधन करते हैं, समकालीन जो तथ्य है, उनको सबके सामने रखते हैं। उनका छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, और काफ़ी इतिहास में रुचि रखने वाले, ज्ञान रखने वाले हमारे मित्र हैं। प्लीज़ सॉरी देवाशीष, आई इंटरप्टेड यू, प्लीज़ गो तब अहेड। तो देवाशीष नहीं, मेरे थैंक भी यू। पसंद के हुए, तब तो शोध वाले हैं। बोलिए भाई। अरे थैंक जी, यू सो मच जी। सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर मेकिंग सच अ फैक्चुअली करेक्ट थैंक मूवी। यू। मूवी के बारे में तो हैट्स ऑफ, नो डाउट अबाउट दैट। कुछ दिन पहले रणदीप हुड्डा स्वातंत्र्यवीर सावरकर के गुरु लोकमान्य बाळ गंगाधर तिलक के पुणे के घर जी। आए थे। तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था वहां पे कि आपको कौन से सावरकर भाए। तो सेम क्वेश्चन सर मैं आपको पूछना चाहूंगा। आपने पूरी फेज उनकी देखी हुँ, है। स्वातंत्र्यवीर सावरकर के लाइफ के बहुत सारे फेजेस है। हुँ। तो मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, मतलब नैरो करने के लिए, नहीं मेन हाँ, कि क्योंकि बहुत सारे हाँ, हैं पर तो हालाँकि मेन 3 ही है। मल्टीपल चॉइस हाँ, लगना लेकिन चाहिए। मेन 3 ही है, तो हाँ, आप बताइए। जी, मेन 3 ही है, जी, तो 3 मेन मैं आपको दे देता जी। हूँ। सावरकर द पोएट, हुँ, सावरकर द पेट्रियट, या सावरकर द सोशल रेवोल्यूशनरी। जी, आई वोंट कॉल हिम अ रिफॉर्मर, ही वाज अ जी, रेवोल्यूशनरी। तो ये 3 इसमें से आपको कौन से सावरकर भाए? जी। ये पहला क्वेश्चन है सर। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन बहुत छोटा है जी, कि सागरा प्राण तळमळला और जयस्तुते उनके बहुत फेमस कविताएं उनकी जी, है। उसके साथ में उनके जो आदर्श थे छत्रपति शिवाजी, उनकी आरती उन्होंने लिखी जी। थी, जो कि महाराष्ट्र में बहुत फेमस हुँ, है। हुँ।
तो ऐसा कोई ये था कि मूवी में, और उन्होंने वो फर्ग्यूसन कॉलेज में जब वो थे तब उन्होंने लिखी थी, तो ऐसा कुछ आपने ड्राफ्ट में लिखा था कि वो आरती के बारे में, या ऐसा कुछ? अरे बस इतना ही जानना अरे था। देवाशीष भाई, दुखती रग पे हाथ रख दिया। ये मराठी गानों की बात जो थी उसमें बहुत बहुत, मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूँ, उसके बाद पहले सवाल पे आऊंगा। ना सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की आरती की बात थी सीन में, बल्कि जो मुझे जो बहुत पसंद है सावरकर जी की कविता, हा भगत सिंह, जो उन्होंने काला झंडा चढ़ाते हुए लिखी थी 1931 में जब ये हुआ था, वो भी हमारी फिल्म का हिस्सा थी। उसके अलावा पूरा मतलब जो साहित्य, जब आपने जो जिन लोगों ने सीन फिल्म देखी है, आप जानते हैं कि एक सीन है जिसमें कि डेविड बैरी अंदर आता है और वो लिख रहे हैं। पहले ये सीन बहुत डिटेल में था, जिसमें कि क्योंकि वो इतने बड़े जीनियस थे सावरकर साहब कि ना सिर्फ वो वहाँ पर सब लिख रहे थे दीवारों पे अलग-अलग तरीके से, पर उन्हें वो सब रटा हुआ था, ताकि जब वो रत्नागिरी में आके लिखने लगे तो उन्होंने सब कुछ, काला पानी के दौरान चीज़ें उन्होंने अपना साहित्य लिखना शुरू किया। तो वहाँ पर भी कविताएँ थीं। लेकिन यही बात थी कि 3 घंटे की फ़िल्म में क्या-क्या, क्या-क्या किया जाए। तो हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की, बल्कि मैं तो उसमें भी जो करते थे, जो शिवाजी महाराज की अंगूठी में जिस तरह से वो यूज़ हुआ था, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, प्रतिपच्चंद्र लेखय वर्धिष्णुर विश्ववंदिता, शाह सुनो शिवस्याशा मुद्रा भद्राय राजते। जो शिवाजी की अंगूठी में जो होता था, वो सावरकर साहब जब देखते थे, वो सब भी यूज़ होने वाला था, पर अगेन 3 घंटे में हम लोग क्या-क्या कर पाते हैं। तो ये बात है। अब आते हैं आपके पहले वाले सवाल में। जो बाकी के श्रोता हैं, श्रोतागणों के लिए मैं एक बार फिर से थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ कि जो अब सब कुछ तो, अब तो लोग, हम तो प्री इंटरवल, पोस्ट इंटरवल बात करते हैं, या एकांकी बोलते हैं प्लेस को। लेकिन ओरिजिनली जो नाटक ना 3 अंकों में होते थे, फर्स्ट एक्ट, सेकंड एक्ट, थर्ड एक्ट। तो जब मैं फिल्म पे काम कर रहा था, तो जिन 3 लोगों की बात की देवाशीष जी ने, वही 3 एक्चुअली सावरकर साहब के जीवनी के 3 अंक हैं अपने आप में। बस ये है कि मैं पोएटिक ना कह के, मैं उस समय एक शब्द जो कि मैं और रणदीप दोनों यूज़ करते हैं, रोमांटिक रिवॉल्यूशनरी, वो सपने देखने वाले सावरकर। दूसरे सावरकर थे, तो अगर मैं आपको सच-सच बताऊँ, तो हमारा फर्स्ट हाफ इज़ ऑफ दैट सावरकर। द सेकंड सावरकर, जो रिवॉल्यूशनरी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी, जो वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं कहूँगा एक तरीके से ने मजर सीने वाली बात, जब उनका दिल टूटना शुरू हुआ, एक रिवॉल्यूशनरी का करके, लेकिन काला पानी के दौरान एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि सपने देखने वाले सावरकर जी का एक तरीके से वो एक अंत था, और रिवॉल्यूशनरी का एक पीक आने लगा, जो वो कर रहे थे, गन सब कर रहे थे, लेकिन काला पानी के बाद में जब बाहर आके उनका जो तीसरा स्तर आया, वो था सामाजिक जो रिफॉर्मर, लाइक करेक्टली देवाशीष जी से। अब अगर मुझे दिया जाए, देखिए, मेरा दिल कहेगा द रोमांटिक सावरकर, क्योंकि उस समय जो जो लोग सपने देखते हैं ना, वो लोग सबसे बड़े होते हैं। क्योंकि जैसे संस्कृत में कहा जाता है कि अम, कार्याद्य महत आकांक्षा क्षुद्राकांक्षा कदापि न, यथाकांक्षा तथा सिद्धिर् निरीहो नाश्नुते महत। आपको आकांक्षा करनी है तो सबसे बड़ी कीजिए। जितने बड़े सपने देखेंगे, उतने बड़ा ही कुछ हो सकता है। वो सपने देखने वाले जो सावरकर साहब थे, मैं उदाहरण दूँगा उसका एक, जैसे कि जिस समय आपने एक सीन देखा होगा कि किस तरीके से उनकी कविताओं को मैं जगह-जगह में मैं मराठी का हिंदी में इस्तेमाल करना चाह रहा था, क्योंकि मैं वो पोएट सावरकर को नहीं ला पा रहा था। तो जैसे कि आपने, जिन्होंने फ़िल्म देखी होगी, जब वो लंदन जा रहे हैं, उस समय वो ही यमुना बाई कहती हैं कि सागर पार जाने में अशुभ होता है। वहाँ पर ना सावरकर साहब एक जो जवाब देते हैं कि अरे, ये सागर तो भारत माँ के चरण धोता है, ये पूरी दुनिया में घुमा के वापस ले आएगा। आप में से जो यानी आपने समझा होगा, भूमातेचा चरण तला तुझ धूता, मी नित्य पाहिला होता। ये पूरा मैंने पहला स्टैंजा वहां पर यूज किया हुआ है, और जो पूरा दुनिया घुमा के वापस ले जाएगा, क्योंकि इसी सावरकर का दिल टूटता है ब्राइटन बीच पे, जब वहां पर वो सब जो सोचते हैं। तो ये दिल से ये है, लेकिन अगर मैं दिमाग से सोचूं, तो वो तो डेफिनेटली सामाजिक तौर पे जो सावरकर साहब ने किया है, क्योंकि मुझे इस बात का दुख है, इस बात की मतलब बहुत बुरा लगता है इस बात पे कि हम लोग उन बातों को ज़्यादा नहीं दिखा पाए, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें की सामाजिक लेवल पे।
कुछ-कुछ बातों को ही दिखा पाए। लेकिन अगर सावरकर साहब आप लोगों को पता नहीं होगा पर जो जॉन्डिस के सिम्पटम्स होते हैं, सावरकर साहब को काला पानी के बाद टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ जॉन्डिस के सिम्पटम्स रहते थे। बार-बार उल्टियाँ आती थी, क्योंकि उन्होंने इतना बुरा खाना खाया था उस 10 साल के दौरान और उनको तो सबसे बुरा उन्हीं के पास दिया जाता था। तो अगर ये इंसान इनकी सेहत अच्छी होती, उन्होंने इतना योग, इतना सब कुछ किया, वो काला पानी में भी योग, वो भी सीन, अरे मुझे सब याद आ रहा है, वो भी सीन चला गया। वो मिर्ज़ा को ना योग सूत्र पढ़ के डराते थे। मिर्ज़ा के अंदर डर बैठ गया था कि ये आदमी कुछ-कुछ मंत्र बोलता है, मेरे ऊपर कुछ हो जाता था। जबकि जब उसने पकड़ा सावरकर साहब को, क्या बोलता है मंत्र? तो उन्होंने कहा था कि मैं तो तेरे वो कह रहे थे, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये सच है, सावरकर साहब ने खुद लिखा है। या वो योग सूत्र, अथ योग करके वो शुरू करते थे, योगश्च त्रिवृत्ति निरोधः। लेकिन खैर ये सब नहीं दिखा पाए। इस सब ज्ञान के बाद में अंत में जो सोशल रिफॉर्मर आया, उनका जीवन योग के कारण वो चाहते तो क्या पता आज भी जीवित होते। वो इतने शक्तिशाली थे। अगर वो जॉन्डिस के सिम्पटम्स नहीं होते तो वो जो सावरकर थे वो मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि उनके पास उस सपने देखने वाले सावरकर की स्मृति थी, रिवॉल्यूशनरी सावरकर का दिल था और सामाजिक कार्यकर्ता सावरकर का दिमाग था। वो बेस्ट सावरकर थे। शरीर साथ देता तो ये दुनिया बदल देते। उत्कर्ष जी, मैं एक उल्लेख ज़रूर करना चाहूँगा। हमारे बीच में शेफाली वैद्य जी, शेफाली मॅम जुड चुकी हैं। शेफाली मॅम, खूप-खूप स्वागत तुमचं रावसाहेब कट्ट्यावर. नमस्कार. धन्यवाद. धन्यवाद. नमस्ते शेफाली जी. नमस्ते. Utkarsh, wonderful movie, excellent writing, and I'm just too awestruck actually. It's really, really amazing movie. After a long time, I've seen a movie that has moved me so much that whole day today I've written about nothing else but Swatantri Veer Savarkar movie. And नहीं, the वो हम writing was also really amazing, really sparkling. और सेंस ऑफ टाइमिंग भी बड़ा अच्छा था, स्पेशली वो जो विजयदशमी वाला जो सीन है, जब गांधी आके बोलते हैं कि विजयदशमी हम सिर्फ श्री राम के त्याग को स्मरण करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं, एंड देन फाइनली सावरकर कम्स विद जस्ट वन सेंटेंस, रावण को तो यूं ही मारा. So जी. that kind of snark, that kind of subtle sarcasm is something that came very naturally to Savarkar with his जी. kind of sense of humor. So you've caught that very well actually. क्या It's थैंक यू really सो a मच शेफाली great जी. movie. थैंक यू सो मच. मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर कि जिन्होंने फ़िल्म देखी है, नहीं भी देखी है, तो जो विजयदशमी का जो गांधी जी की जो स्पीच जो है, वो गांधी जी ने मेरा काम आसान कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, पर जो गांधी जी ने कहा है ना, मैंने वो शब्दशः उन्हीं के शब्द उठाए हैं. उन्होंने यही कहा था, उपवास से राम राज्य आया को लेके मैं आज भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड हूँ, पर उन्होंने यही कहा था. लेकिन बिगेस्ट क्रेडिट टू रणदीप, बिकॉज़ शेफाली जी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि रावण को तो खामखा मार दिया, ये बात सावरकर जी के उसमें नहीं, ये आइडिया रणदीप की खुद की थी. जब मैं Okay. सुना रहा था स्क्रिप्ट की, ये ना ऐसे करेंगे, क्योंकि हाँ. सावरकर साहब ने जो स्पीच दी थी ना, वो भी अवेलेबल है. तो उसमें से हाँ. किस तरीके से उनका अग्रेशन जो इन रियलिटी तो और डिटेल में उन्होंने ये भी कहा था कि विजयदशमी का संबंध सिर्फ राम से नहीं, पूरा मतलब दुर्गा माता से है, विजयदशमी से. हाँ. सावरकर साहब ने बहुत डिटेल में कहा था. तो ये सब हो गया था. रणदीप ने कहा नहीं, उत्कर्ष शुरू में भी ना एक कोई चीज होनी चाहिए. लेकिन शेफाली जी, आपके आने से पहले मैं सबको ये बता रहा था कि रणदीप ना मीटिंग में ही वुड सिट वेयरिंग द हैट ऑफ सावरकर साहब एंड द स्पेक्स ऑफ सावरकर साहब, क्योंकि उनके Okay. अंदर इतने थे. तो ही सेड, ही इज लाइक, उत्कर्ष व्हाट इफ ही स्टार्ट्स विद दिस लाइन कि रावण को तो खामखा माना. मैंने कहा बहुत बढ़िया यूज करते हैं. सो यस, इसी तरीके से हुआ है. बट शेफाली जी, आप जिस तरीके से हमें इसकी हमारे बारे में बात कर रही हैं, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये बाकी श्रोताओं से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो सावरकर प्रेमी हैं, हम सभी के बारे में तो है, लेकिन तब भी फिल्म को इस समय आप सभी की मदद की जरूरत है, क्योंकि आप जो बिजनेस देखेंगे, ऐसे हमारे हम सावरकर साहब की तरह मार से बीच में ना किनारे आते हुए हम लहरों के विपरीत तैर रहे हैं. तो आप सभी की मदद की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम बॉलीवुड का हमारे अगेंस्ट है, लेकिन सावरकर साहब की कृपा से जीत हमारी होगी. तो आप प्लीज बात फैलाते जाइए ताकि हम लोग और कर सकें. वंस अगेन शेफाली जी, थैंक यू सो मच. मैं इतना अच्छा लग रहा है आपकी बातें पढ़ के. आई ऑलवेज एडमायर्ड यू, आई फॉलोड यू फॉर इयर्स, पर आज इतना अच्छा लग रहा है कि वी बीन अ पार्ट ऑफ समथिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. थैंक यू सो मच शेफाली जी. In fact, you'd be happy to know that tomorrow I'm sponsoring a show
for Swarupvardhini Kids in a theater in Pune. Some क्या बात 150 है? children are going to वाओ! see the movie. क्या बात है! थैंक यू सो मच शेफाली जी. मित्रांनो, आता ऐकलं आपण शेफालीताई उद्या स्वरूपवर्धिनी शाळेसाठी आणि त्या मुलांसाठी एक शो ऑर्गनाईज करत आहेत. खूप खूप छान उपक्रम शेफालीताई. तुमच्या असंख्य उपक्रमांपैकी हा पण एक अत्यंत स्तुत्य उपक्रम आहे. खूप छान वाटलं ऐकून. आणि मित्रांनो, एक ऐकलं का तुम्ही मगाशी जेव्हा उत्कर्ष बोलत आहेत ते गाणं म्हणत आहेत, त्यांच्या आवाजातला चढ उतार फक्त लक्षात घ्या. मी एक होस्ट म्हणून लक्ष देत होतो. सपने बेचने वाले सावरकर आणि प्रतिपक्षचंद्र लेखावत हा फरक बघा. हा आणि गाणं म्हणणारे पण उत्कर्ष आहेत, लिहिणारे पण आहेत. ते बासरी पण वाजवतात, ते तबला पण वाजवतात, ते रेडिओचं काम पण करतात, ते टेलिव्हिजनचं पण लिहितात आणि ते मूव्हीजचं डायरेक्टरशिप पण त्यांनी केलेली आहे. अशा विविधांगी माणसाला आज आपण आपल्याकडे बोलवतोय. खूप छान वाटतंय, बहुत अच्छा लग रहा है उत्कर्ष जी आपसे बात करते हुए। सभी लोग एक्साइटेड है आपसे संवाद साधने के लिए। मैं जा रहा हूँ आगे गौतम जी के पास। गौतम जी, और जाने से पहले उत्कर्ष जी, आपकी जी. परमिशन से क्या 15 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि जी, प्लीज़ कीजिए. मुझे भी बहुत बड़ा बहुत अच्छा लग धन्यवाद। रहा है क्योंकि इन अ वर्ल्ड फिल्ड विद पीपल हू आर ओनली आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट व्हाई सावरकर, ये तो हमारे इस कट्टे पे बेस्ट फीलिंग आ रही है क्योंकि हम सब सावरकर प्रेमी एक हुए हैं. तो मुझे कोई आप प्लीज़ पूछिए, आई एम हियर टू आंसर. थँक यू सो मच. येस गौतम सर. रावसाहेब, सॉरी टू इंटरप्ट, पण मला 11 वाजताचा शो आहे सावरकर, मी बघायला क्या बात चालले. मला है? आता पळायला लागणार हाँ आहे. हमारी जी. बड़ी बहन है सो उत्कर्ष उत्कर्ष जी, जी, सुनैना थैंक जी, जो हर समय हमारे पीठ पीछे शक्ति के साथ खड़ी रहती है ट्विटर पे. जी. सुनैना जी, प्लीज गो अहेड. यस सुनंदा जी. उत्कर्ष जी, आपको सुनकर मुझे बहुत 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 अच्छा लगा. जो चीज़ें पता नहीं थी वो भी चीज़ें पता चली है. अब मैं जाके मूवी देखूंगी और कल अपना रिव्यू आएगा. और एक शो मेरे तरफ से मैं जहाँ कहीं पे भी स्पॉन्सर कर सकती हूँ मैं करूंगी. मैंने केरला स्टोरी भी किया था और सावरकर तो मैं डेफिनेटली थैंक करूंगी. यू सुनंदा जी, और आपके फीडबैक की हम प्रतीक्षा करेंगे. और बताइएगा कैसी लगी फिल्म. जी, और ये जो शो रहेगा स्पॉन्सर्ड ये राव साहब कट्टा का ही रहेगा. इसी नाम से हम जहाँ वाह! कहीं पे भी करेंगे आपको हम अपडेट क्या करेंगे. बात है, वाह! क्या बात है. थैंक यू सो मच थैंक यू सुनंदा जी. फॉर मेकिंग द फिल्म. इट वाज our सुनैना pleasure, जी. biggest credit to Randeep Hooda. Thank you. Yeah, I mean thanks to all of जी. you because this was honestly unexpected. और ऐसा लगता था कि कोई तो हो जो इनके ऊपर बनाए, क्योंकि जो बॉलीवुड है वो अलग दिशा में भागता है. हमको जो देखना है हमें देखने नहीं मिलता है. किसी की हिम्मत नहीं होती है इस टॉपिक को उठाने की और उनका सच बताने की. झूठ तो हम सालों से 70 सालों से यहाँ सुनते आ रहे हैं, उससे ज्यादा सुनते आ रहे जी. हैं. पर सच सामने आना भी बहुत जरूरी होता है. जी. और लोगों को जिनको नहीं पता, जो गालियां देते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा तमाचा है. थैंक यू सो मच फॉर स्लैपिंग हार्ड टू देम एंड आई विश यू ऑल द लक एंड लव फॉर द फिल्म. आई होप इट डज वेल एंड इट We hope क्रॉसेस so too. ऑल द Thank you रिकॉर्ड्स. सुनंदा जी. खूप खूप धन्यवाद थँक्स अ सुनैना लॉट. ताई, खूप खूप धन्यवाद. आपण जाऊयात गौतम सरांकडे. थँक यू राव साहेब. ऑलवेज ऑलवेज वेलकम सुनैना ताई. गौतम सर नमस्कार. विचारा प्रश्न तुमचा. Good evening, Utkarsh ji. Good evening Gautam ji. I'm from Pune, so my Hindi is terrible, so I'm going to ask you a question in English. Please, Sorry. please. First of all, this is such a heavy topic, and then when you do the amount of research that you do, I'm sure it had a almost near mental breakdown, if not a mental breakdown effect on you. And then you add in the fact that there's so much of opposition, all the difficulties that you faced, and so at some point, did you ever feel a point where you've reached an absolute point of complete breakdown where you feel कि नहीं होगा, इससे आगे अभी हम नहीं जा सकते, for a variety of reasons, and how did you overcome that and keep on going? Because it's very easy to talk for us to say अरे सिस्टम के खिलाफ जाना चाहिए, ये बॉलीवुड का नेक्सस है, फलाना फलाना, but at the end of the day it comes to roti kapda makan and survival. So how did you ever reach a point of breakdown, and how did you overcome that? Thank you गौतम जी for such a lovely question. बात तो आपकी सही है, बहुत ट्रिकी चीजें होती हैं. इस फिल्म पे काम करते हुए काफी अजीब चीजें हुई. मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आई वॉज लिविंग समवेयर एल्स इन मुंबई
और मैं घर देख रहा था और फ़िल्म लिख रहा था और तब मैं शिफ्ट हो गया फ़िल्म लिखते-लिखते और जिस समय मैं उस सीन पे पहुँचा जहाँ पर कि सागरा प्राण तळमळला की बात होती है एंड आई सडनली इट हिट मी कि मैं जिस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ हूँ, उस बिल्डिंग का नाम है ब्राइटन टावर्स और सावरकर साहब ने सागरा प्राण तळमळला लिखा था रचित किया था ब्राइटन बीच पे ऑफ इंग्लैंड। उसके अलावा वन एक्सपीरियंस दैट बोथ रणदीप एंड आई हैड इज दैट जो तकलीफें सावरकर साहब को मेडिकली हो रही थी, अब अगेन इस चीज को पता नहीं साइंटिफिकली कैसे कहेंगे, आई वोंट ग्रोस आउट एनीबॉडी बाय टॉकिंग अबाउट इट, पर अगर आप गूगल पे पता चल जाएगा वो सारी मेडिकल तकलीफें रणदीप और मुझे दोनों को हुई। पता नहीं ये इसको कठिन है इसको एक्सप्लेन करना साइंटिफिकली, पर सारी तकलीफें मेडिकली हुई। अब जहाँ तक आप ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं, देखिए एक समय आया था जबकि ये फ़िल्म आधे में रुक गई थी। उसके बाद रणदीप हुड्डा बिकेम प्रोड्यूसर ऑल्सो और सब हो गए थे एंड मैं भी सिर्फ़ साइनिंग अमाउंट लेके बैठा हुआ था। देयर वाज़ नो मनी एट द एज ऑफ अब आई एम 44, दिस हैपेंड व्हेन आई वाज़ 43 लास्ट ईयर एंड एट द एज ऑफ 43 मतलब मैं भी इस स्थिति पे आ गया था कि लोन लेके क्या करना है, कैसे करना है, वो डिफिकल्ट टाइम्स। आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट टू बी फ्रॉम अ फैमिली कि जहाँ पर मेरी मदद करने वाले बहुत थे। पर उस समय आई डिडंट वांट टू आस्क फॉर हेल्प। पर वो ऐसे हो गया था कि फ़िल्म अटकी हुई है और क्या है ना टेलीविज़न में आप एपिसोडिकली अर्न करते हैं। जब आप सावरकर जैसा काम करते हैं तो उस समय आपको सब कुछ छोड़ के बैठना पड़ता है। तो मैं और कुछ नहीं कर रहा था। उस समय पूरा ध्यान सावरकर साहब पे था और सब अटक गया था। कुछ आगे होगा, फ़िल्म बनेगी नहीं तो कुछ नहीं होगा। उस समय एक टाइम पर रणदीप और मैं दोनों मिले थे और हमको ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा? पर अब उसे वो प्रेरणा सावरकर साहब ने ही दी कि हम कैसे कहें, क्या सोचें, पर ढाढ़स बँधा और हमने सोचा कि नहीं 1 महीने और करते हैं और उसके बाद रणदीप ने कॉल किया मुझे और कहा कि ब्रदर लाइक ही कोई एक मैं आप लोगों को एक अजीब बात बताता हूँ कि रणदीप और मैं ना जब भी बात करते हैं तो आई कॉल हिम विनायक एंड ही कॉल्स मी मदन। क्योंकि मैं उसका मदन लाल ढींगरा हूँ और वो विनायक सावरकर। तो ही कॉल्ड मी एंड आई पिक्ड अप, मैंने कहा हाँ विनायक बोलो। ही सेड मदन, दैट्स व्हाई आई सेड मदन, लाइक मदन हमें सपोर्ट मिल गया है और ये करके और अब फिल्म बनाएंगे और हम बनाएंगे। और उसके बाद में हम दोनों चुप थे। आई थिंक हम दोनों को पता था कि हम दोनों भावुक हुए थे, पर तब हुआ कि नहीं फिल्म बनाएंगे तो जरूर। तो एक वो ब्रेकडाउन मेंटली नहीं पर फाइनेंशियल ब्रेकडाउन दोनों का हो गया था और मेंटली तकलीफ थी इस बात की। और बनने के बाद भी आप लोगों को मैं मतलब मैं पब्लिक फोरम पे इसमें सब विस्तृत तौर पे नहीं जा सकता, पर थ्रेट्स से लेकर सब कुछ हुआ है। थ्रेट किया गया कि ये करोगे तो ऐसे कर देंगे, वैसे करेंगे, सब कुछ झेला है। रणदीप ने भी, मैंने भी, सब कुछ हुआ है और हमने सीना ठोक के कहा कि जो होगा। अब ये है ना कि मतलब जब आप काम कर रहे हैं सावरकर साहब के लिए, तो उसके उस समय हम छोटी-छोटी बातों से डर नहीं सकते। तो तब पूरा काम किया और ईश्वर की कृपा रही, सावरकर साहब जी का आशीर्वाद रहा, आप सभी का प्रेम रहा कि तब भी सारा काम अच्छा हो सका। बट वंस अगेन थैंक यू फॉर द क्वेश्चन गौतम जी। थैंक यू सो मच गौतम। उत्कर्ष जी, जैसे प्रभु श्री राम के रामायण में गिलहरी का छोटा सा योगदान था, वैसे अभी सुनैना ताई ने एक शो के बारे में बात की और एक छोटा गिलहरी जैसा योगदान हमारे वेंकटेश जी हैं और अभी जी है जो कोस्ट पे बैठे हैं अभी। महाराष्ट्र में परभणी नाम का एक छोटा शहर है मराठवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे एक छोटा शो यह दोनों मिलके भी और राव साहब कट्टा भी उसमें सहयोग करके ये तीसरा शो है जो ये स्पेस पे अनाउंस हो रहा है। मैं आपको बिल्कुल हर्षोल्लास से बताना क्या चाहूँगा। बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, धन्यवाद। और मैं अभी आगे जाऊँगा। हमारे काका बोलते हैं हम जिनको प्यार से, मकरंद जोशी काका, जो हर हर उपक्रम में हमारे पीठ पीछे पूरी सशक्त स्वरूप से पीछे रहते हैं, जिनका हमें बहुत सपोर्ट रहता है, जो कट्टा के प्रमुख हैं, एज वाइज भी, सीनियरिटी वाइज भी और सम्मान से भी, उनकी तरफ जाता हूँ। मकरंद काका नमस्कार, प्लीज संवाद साधा। नमस्ते उत्कर्ष जी। जी मैं नमस्ते। ये जानना चाहता हूँ 2 साल पहले मतलब फ़िल्म बनने से पहले आपने सावरकर जी को पढ़ा जी था क्या मतलब? और आफ्टर यू स्टार्टेड स्टडीइंग अबाउट सावरकर एंड फ़िल्म के बाद आपके इसमें कुछ बदलाव आया क्या? बिहेवियर बदलाव आया क्या? अरे बाप रे, बहुत तो बहुत ही आपने भारी सवाल पूछा मकरंद जी। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। दो मतलब 3 साल से पहले, उससे पहले मैं सावरकर जी के बारे में अ, पढ़ने के हिसाब से मैंने उतना पढ़ा था जितना एक एकेडमिक लोग जितना पढ़ते हैं। हाँ, डेट्स मुझे पता थी, बड़े इवेंट्स मुझे पता थे।
लेकिन जितना गोते लगा के जितना सीखते हैं, उतना नहीं पता था। वो सब मैंने अलग-अलग किताबें और ख़ास तौर से सावरकर जी की किताबें सब कुछ पढ़ने के बाद में ज़्यादा पढ़ा। उससे पहले मुझे मतलब मैं बात कर सकता था उनके विषय में, उनकी बातें जानता था, लाफेयर सावरकर के बारे में जानता था, किस तरह से क्या हुआ था, लेकिन उस डिटेल में नहीं। तो वही तो मतलब देखिए कितना बड़ा सौभाग्य रहा कि फ़िल्म लिखने के लिए मुझे कितना कुछ सीखने के लिए भी मिला साथ में। रहा सवाल आपकी दूसरी चीज़ का तो हाँ, एक बात है और वो मेरे लिए कठिन है, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इन एपॉक्स ऑफ हिंदुइज़्म सावरकर साहब जो बात करते हैं उसमें हिंदुत्व के विषय में जो बात करते हैं ना, तो उसमें एक समय में बहुत बातें करते हैं कि हम सभी को कई बार भले ही वो जैसे संस्कृत में तो जैसे कहावत होती है कि सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात अप्रियम सत्यम, कि मतलब सच कहो, मीठा कहो, जो सच कड़वा है वो मत कहो, ऐसे कहावत है। लेकिन सावरकर साहब कहते थे कि नहीं, आपको अगर वो गलत लगता है तो आपको कहना चाहिए, भले ही वो सामने वाले को बुरा लगे। मैं अभी ये मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन कई बार मैं उन चीज़ों को मन में रख लेता हूँ, सोच के अरे नहीं सामने वाले को बुरा लगेगा। जैसे प्रेमचंद की किताब गोदान में कहते थे कि हमेशा कि ये उसका रोया दुखी होगा, ये मेरा स्वभाव रहा है। तो मेरे अंदर मैं ये बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कई बार भले ही वो कटु वचन हों, वो मैं कहूँ उसके पीछे कारण है। क्योंकि फ़िल्म लिखते हुए मुझे एक बात समझ में आई कि अगर वो जो कटु वचन होते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान बुरा है। जब हम किसी को सिर्फ़ मीठा कह के रुक जाते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर एक इस बात की लालसा है कि सामने वाला हमें पसंद करे और इसलिए हम सिर्फ़ तारीफ़ करके रुक जाते हैं। इसके लिए सावरकर साहब की तरह एक अलग जिगर होना चाहिए कि सामने वाले की पसंद-नापसंद को ना सोचते हुए हम सत्य की बात कहें। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने ये पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है, पर मकरंद जी आपने जो अच्छा सवाल पूछा है, मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ और करते रहूँगा। क्या बात है! क्या बात है! आखिरी के 2 सवाल, उसके बाद होस्ट की तरफ से एक सवाल आएगा। ज़रूर, ज़रूर, तो ज़रूर। मैं जी। वेंकटेश नमस्कार, बोला वेंकटेश। ये वेंकटेश वही है जो परभणी में शो होस्ट कर रहे हैं उत्कर्ष जी। बोला वेंकटेश। प्रणाम अ, वेंकटेश जी, बोलिए। धन्यवाद राव साहब। सबसे पहले आपने मौका दिया कि जिन्होंने फ़िल्म राइट की है उनसे उनसे सीधी बात करने का। और उत्कर्ष जी आपका और आपकी टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद जो कि ये बहुत बड़ी फ़िल्म आपने हमारे लिए लाई है प्रोजेक्ट पे। और मुझे ये कहना था कि जैसे कि आपने जो रिसर्च किया है स्वतंत्र वीर सावरकर पे, तो बहुत सारी किताबें आपने गो थ्रू की होंगी। तो हमें जो पता है विक्रम संपत जी है और अदर भी राइटर्स है। तो जी। आप कुछ एज़ अ राइटर आप कुछ किताब सजेस्ट करेंगे पढ़ने के लिए हमें? अम, जो कि अंग्रेज़ी या हिंदी में देखिए हाँ, मैं आपका सवाल समझ गया मैं। यस। देखिए अगर जो वाचक है मतलब जो पढ़ रहे हैं, अगर उनके अंदर ये इच्छा है कि उन्हें एक बैलेंस्ड व्यू, एक संतुलित जो कि अनबायस्ड हो, ऐसा पढ़ना है जो सच में बात करे पर ना सावरकर के अगेंस्ट हो, ना सावरकर के एकदम प्रो हो, ऐसा है तो मैं विक्रम संपत जी की किताब को मैं आँख बंद करके रिकमेंड करूँगा। उन्होंने जितना शोध किया है और जितने डिटेल में जितनी सारी चीज़ें बताई हैं, दैट इज़ नंबर 1 मैं कह सकता हूँ। सेम चीज़ मैं पुरंदरे जी की किताब के लिए कह सकता हूँ, फ़र्क इतना है वैभव जी के लेखन में और विक्रम जी के लेखन में, मैं दोनों का बहुत आदर करता हूँ। कि विक्रम जी का लेखन जो है ना, वो एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा एक ऑब्ज़र्वर की तरह है। मानो उन्होंने हर जगह पर अच्छा और बुरा दोनों पढ़ के अपने विचारों को न डालते हुए सत्य का क्षेपण किया है, उस हिसाब से है। तो ये आप विक्रम जी की किताब के बारे में कह सकते हैं, जिन्हें मैं तो कहूँगा सब कुछ पढ़िए पर जिन्हें इन ऐसे पढ़ना हो, वो विक्रम जी की किताब पढ़ें, क्योंकि वो 2 वॉल्यूम जो हैं, उन 2 वॉल्यूम में आप मतलब सारी चीज़ें आप कवर कर लेंगे, जो सावरकर जी के विषय में है। लेकिन अगर आप एक प्रो सावरकर व्यू के साथ में पढ़ना चाहते हैं, तो कई जगहों पर विक्रम जी ने बहुत ही कॉन्शियसली और उन्होंने अपनी भूमिका में कहा भी है कि मैं ये जानबूझ के नहीं करना चाहता, पर वेरी कॉन्शियसली स्टेयड अवे फ्रॉम बिकमिंग टू प्रो सावरकर। लेकिन वैभव पुरंदरे जी ने एकदम अपना दिल खोल के लिखा है। उन्होंने जहाँ पर लिखा है कि तारीफ़ की है, तो वो आपको पढ़ के पता चल जाता है कि ये किसी सावरकर प्रेमी ने लिखा है। तो उस हिसाब से उनकी किताब का एक अलग रस है। और इसके अलावा सावरकर जी को समझने के लिए
खास तौर से जो लोग मराठी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे अनुवाद इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए हैं, पर जो मराठी पढ़ सकते हैं तो सावरकर जी के बारे में सावरकर जी से अच्छा किसी ने नहीं लिखा है। तो उनकी किताब पढ़ेंगे, खास तौर से हिंदुत्व के विषय वाली या आप पढ़ते उनके खुद ग्रंथ। मराठी उत्कर्ष जी? जी, आप जी, जी, मराठी बिल्कुल, बिल्कुल पढ़ता हूँ, और मैंने सावरकर जी के विषय में जो उनकी जो मराठी जो मैंने सावरकर जी की मराठी किताबें मराठी में ही पढ़ी। क्योंकि मुझे हमेशा इस बात का डर रहता है, जिसको अंग्रेज़ी में लॉस्ट इन ट्रांसलेशन कहते हैं, कि अनुवाद में कहीं कोई बात नहीं चूक जाए। तो उस हिसाब से कई जगहों पे मेरा काम ये भी रहता था कि मैं पहले मराठी पढ़ता था, उसके बाद मैं रणदीप के साथ शेयर करता था, क्योंकि रणदीप वो जितना अच्छा वक्ता है, उतना अच्छा श्रोता भी है। ही ऑल्सो नोज हाउ टू लिसन। तो ही वुड टेल मी, भाई तू पढ़ ले, मुझसे पढ़ी नहीं जाएगी, तू पढ़ तो मुझे बता इसमें क्या है। सो ही जस्ट वेंट थ्रू एवरीथिंग, ही वेंट थ्रू ट्रांसलेशन। तो ऐसे, लेकिन मेरा सौभाग्य है क्योंकि मैं मराठी पढ़ना जानता हूँ, समझता हूँ, बोलायला छान येत नाही, पर थोड़ी बहुत मतलब कहीं पर फंस गया तो बात करनी आती है, पर क्योंकि मैं कम्युनिकेशन में अटक जाऊँगा, इसलिए मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। पर आप लोगों के बहुत लोगों के जॉइन करने से पहले जो मैं बात कर रहा था कि मराठी संगीत से मैं बचपन से जुड़ा रहा हूँ, हृदय मंगेशकर जी का संगीत हो या नाट्य संगीत हो। अभी जैसे सच मानिए मकरंद जी का नाम पढ़ा तो सबसे पहले घेई छंद मकरंद दिमाग में बज रहा है, तब से दिमाग में, क्योंकि म्यूजिक मराठी पहले बजता है मेरे दिमाग में। और ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब 80s में आशा काळे की फिल्मों से लेकर दया घना, जब जब था संसार फिल्म, बचपन की यादें मेरे घर में हमेशा से हमको क्या हर भाषा आप में भी पढ़ा गया है। संडे को 4 बजे की मराठी मूवी आप भी देखते थे हाँ, क्या? हाँ, अरे वाह! बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो जैसे ना, अरे संसार संसार, वो जो पूरा वो चौकी में बेचते मुझे दिख गया सारा। या वी शांताराम का के जो जितने अच्छे-अच्छे काम हैं, मैं कह रहा था कि जितना अच्छा काम मराठी सिनेमा में उस समय हुआ है और संगीत में जो हुआ है, वो शायद ही कहीं और हुआ है। तो इसके कारण मराठी समझ में हमेशा से आती है, मराठी पढ़ना जानता हूँ, और मतलब अगर भाई जो महाराष्ट्र में रहे, मराठी में पढ़े तो उसके का क्या हुआ? तो मेरा सौभाग्य रहा कि सावरकर जी का लिखा हुआ मैंने मराठी में ही पढ़ा, और तब हिंदी में जिस तरीके से मैं अभिव्यक्त कर सकता था, वो मैंने किया। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअल कट्टा पे बैठ के जैसी बातें थी, मुझे बहुत टेंशन था कि इतनी बड़ी मूवी के राइटर से आज संवाद होने वाला है, क्या बातें होंगी, कैसी होंगी, बहुत प्रिपरेशन कर रहा था। बट जब फ्लो में हो रहा है तो एकदम दिल खोल के, एक दिल खुलास जिसे बोलते हैं मराठी में, वैसे हो रहा है। आखिरी का एक क्वेश्चन लूंगा और उसके बाद मुझे एक सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग पूछना है। जी। आई विल गो टू चिन्मय और दिग्विजय और अभी सर की माफी चाहता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, मैं क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा। चिन्मय जी, विचारा प्रश्न। चिन्मय भी बहुत studious है regarding Savarkar and he is a hardcore स्वयंसेवक of RSS. चिन्मय अच्छा, प्लीज मैं एक बिफोर चिन्मय जी स्टार्ट्स, आई जस्ट से वन थिंग राव साहब, कि दिग्विजय जी अभी आप जो सवाल करना चाहते हैं ना, देखिए मेरे डीएम्स हमेशा ओपन रहता है ट्विटर में, तो इवन इफ वी डोंट फॉलो ईच अदर, आप प्लीज बेझिझक आप सवाल आप वहां पर भी पूछ सकते हैं। और मैं कई बार जब भी मुझे मौका मिलता है, क्योंकि मैं इवन व्हेन आई राइट टेलीविजन, मैं हमेशा डीएम्स ओपन रखता हूँ, ताकि इवन इफ समबडी वांट्स टू से गुड और बैड थिंग्स, मैंने गालियां भी बहुत खाई हैं डीएम ओपन होने के कारण, क्योंकि आप लोग आजकल भी आप सोच नहीं सकते कैसे कैसे डीएम आते हैं, पर मैं तब भी डीएम खुले रखता हूँ, क्योंकि टेलीविजन में ना थिक स्किन होना सिखा देते हैं, तो क्या ही बुरा बोलेंगे। तो उसके कारण आप प्लीज पूछिएगा दिग्विजय जी, और अभी सॉरी आपके सवाल ही नहीं ले पाए, पर मैं आपका जवाब वहां पर जरूर दूंगा। और हाँ जी, आप पूछिए। हाय उत्कर्ष जी, मैं सवाल नहीं पूछना चाहता एक्चुअली। मैं इतना भी बड़ा हूँ नहीं वैसे। तो मैं मास्टर्स के लिए अभी यूके आया था और परसों यहाँ पे सावरकर देख के आया हूँ। सो इट हिट्स डिफरेंट टू सी द मूवी, और यहाँ पे सावरकर जी आने के बाद उन्होंने यहाँ से क्या किया वो सब दिमाग में चल रहा था। और मैं अभी भी यूके में ही बैठा हूँ, तो मेरे दिमाग में खूब बहुत डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स चल रहे थे व्हाइल आई वाज कमिंग आउट ऑफ द थिएटर। एंड बाहर आने के बाद मुझे भी अभी ब्राइटन जाने की बहुत इच्छा हो रही है, टू फील व्हाट ही मस्ट हैव फील्ड देयर। एंड जी। आई नो द आउटसाइड वर्ल्ड विल नॉट रिलेट और will not know anything, but I just want to stand there and feel the struggle. और मूवी तो बहुत बढ़िया है। आई मीन ऑफ द एक्टिंग, द स्टोरी लाइन एंड ओ एवरीथिंग। एंड मैं जी। मेरी तरफ से सबको बता रहा हूँ कि जाओ देखो। मैंने यहाँ पे 10 लोगों को भेजा है थिएटर में, मेरे रिलेटिव्स को भी इंडिया में भेजा है। मेरी एक शाखा है पुणे में, तो उन्होंने भी एक मास शो अरेंज किया है सतारा वाह, रोड के स्क्रीनिंग पे, तो वो भी चल रहा है। वाह, तो आपको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू क्या फॉर बात द है, थैंक यू मूवी। सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। उत्कर्ष जी,
एक जी। तरफ आईपीएल चल रहा है जहाँ पे मुंबई इंडियन और एसआरएच का घमासान चल रहा है, दूसरी तरफ सावरकर प्रेमी 130-150 लोग ये स्पीच सुन रहे हैं। जी, और जी। इन सब चीज़ों के बीच में अगर आपके आने वाले प्रोजेक्ट क्रिकेट के संदर्भ में जो है उसकी बात मैं अगर ना करूँ तो बहुत इनजस्टिस होगा। तो क्या आने वाले क्रिकेट रिलेटेड प्रोजेक्ट के बारे में जो आप एक बायोग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति की लिख रहे हैं उसके बारे में कुछ संक्षेप में बताना चाहेंगे? हाँ, मैं असल में देखिए सावरकर साहब के की कृपा से हम लोग मिल पाए हैं। पर एज़ अ राइटर मेरा सौभाग्य है कि मैं अलग-अलग विषयों में इन्वॉल्व्ड हूँ और मैं हर जगह पे कोशिश करता हूँ कि अपना बेस्ट दे पाऊँ। तो मैं 2 प्रोजेक्ट्स की बात कर सकता हूँ। एक तो है जहाँ तक किताब का सवाल है, हाँ, मैं जो क्रिकेटर है वीरेंद्र सहवाग, जो मैं उनकी बायोग्राफ़ी पे काम कर रहा हूँ। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि उन्होंने देवों के देव महादेव जब देखा, तो उन्होंने उसके बाद में निर्णय लिया कि वो अपनी जो जीवनी है और आप लोग भौचक्के रह जाएँगे उसपे फ़िल्म के राइटर्स अब जो हो रहे हैं क्योंकि जैसी बचपन में जैसी दुर्दशा वीरेंद्र सहवाग साहब ने देखी है, वैसे मतलब हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते और उसके बाद जहाँ पर वो पहुँचे, तो वो कहानी लिखने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। वो किताब मेरे ख़्याल से अब अगले अगले साल तक आ जाएगी और भी काम है। और दूसरा जो आप लोगों को सुनकर अच्छा लगेगा, जो मेरा जो प्रोजेक्ट जो इस समय बन रहा है और मोस्टली जनवरी 2025 में वो आप तक पहुँचेगा, वो है कि मुझे एक सौभाग्य मिला है, आदि शंकराचार्य जी पे एक ओटीटी पे एक प्रोग्राम बनाने का। जो जहाँ पर कि मतलब मुझे खुल के छूट भी मिल रही है कि मैं काफ़ी सारे संवाद संस्कृत में भी लिख पा रहा हूँ, जो सबटाइटल के साथ दे दिए जाएँगे। पर मैं क्योंकि मेरा जो जैसे राव साहब ने वेरी नाइस ऑफ हिम बताया कि मतलब मेरा मेजर एमए में वाज़ एक्चुअली उपनिषद और आदि शंकराचार्य के अद्वैत के विषय में मुझे काम करने का मौका मिला है, सौभाग्य मिला है, तो वो मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा फ़िल्म की चीज़ें भी हैं, पर वो अभी क्या होता है ना, उन बॉलीवुड वालों की सोच अलग होती है, वो मैं अभी ऑफ़िशियली नहीं कह पाऊँगा, भविष्य में जब वो अनाउंसमेंट होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन हाँ, ये 2 चीज़ें हैं और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अम, आखिरी सवाल 15 सेकंड में मैं पूछता हूँ। नहीं, आराम से देवों बोलिए। के देव महादेव, शंकराचार्य, सावरकर, अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ शिवा, ये सब आप लिख रहे हो और जबकि आपका मेजर ग्राउंड बॉलीवुड की तरफ है, ये सब में आपको डर नहीं लगता है? जैसे देखा गया है पिछले दशकों में या दशक में कि जो लोग एक अपनी विचारधारा के प्रति काम करते हैं, उनको कोने में धकेला जाता है। उनको स्टीरियोटाइप किया जाता है, उनको थोड़ा-सा परेशानी के माहौल में डाला जाता है, डालने की कोशिश की जाती है। इन सब चीज़ों से आपको कभी लगता नहीं कि अरे! ये थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? अम, अभी आप आईपीएल की बात कर रहे थे, तो अगर 6 रन चाहिए तो बॉल को हवा पे तो मारना पड़ता है। कैच होने का रिस्क लेना पड़ता है। और जैसे मतलब जो मैंने बात सहवाग से सीखी है, वीरू भाई बहुत अच्छे से कहते हैं कि जब वो छोटे थे, तो कोच ने कहा कि गैप में बॉल मारो, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो हवा में बॉल में गैप ही गैप दिखते हैं। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली बात जो होती है, तो इसलिए अगर यही चिंता रहती तो मतलब मैं तो बचपन से ही जब मैं टीवी में भी जब मैं तब टीवी तक पहुँचता भी नहीं। मैं आश्रम भी नहीं जाता, मैं अपनी एडवर्टाइज़िंग में ही सेटल्ड हुए कर लेता। मतलब काम ऐसे करना होता है कि जैसे श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी में कहा था कि जो लाक्षा ग्रह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। तो अगर काम करना है तो उसके लिए तभी ये नहीं सोचना है कि इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं तो हमने अपनी स्पिरिचुअलिटी से सीखा क्या? हम लोगों को बस ये है कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट लेने की कोशिश हमेशा करता हूँ। जब मैं एडवर्टाइज़िंग में हुआ करता था तो जो एक तरीके से मेरे एडवर्टाइज़िंग के मेरे मेंटर या मेरे गुरु कह सकते हैं, जोज़ी पॉल, उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी जो कि मैं आज भी वही करने की कोशिश करता हूँ। जो भी चाहे मैं जब मैं रेडियो में था तब या जब मैं टीवी में था तब या अब जब मैं कुछ फ़िल्म में कर रहा हूँ तब। जोशी जी मुझे हमेशा सिखाते थे कि उत्कर्ष काम हमेशा ऐसा करो कि जब रात में सोते समय ना लेटो, तो अपने काम को लेके कोई ग्लानि ना हो, कोई गिल्ट ना हो। अपने काम को देख के ये लगे कि हाँ, हमने कुछ काम किया। तो ऐसे ही मैंने अभी तक प्रोजेक्ट चुने हैं और आगे भी करता रहूँगा। सफलता देना जो है, अब वो ईश्वर पर है, आप सब पर है। पर हाँ, बस यही क्योंकि देखिए वो है ना, कुछ और सिंपल करके पैसे कमा लिए वो एक चीज़ होती है। लेकिन अगर वैसा कुछ काम करता तो आप सभी का सानिध्य भी नहीं मिलता।
तो वैसा ही काम करते हैं, वैसा ही काम करते रहूँगा। दैट्स ऑल आई नो। बहुत खूब। जिन्होंने आज आपसे मिलने की बात करने की संधि दी है वो तूफानी देवी का हाथ हैंड रेज है। मैं गुस्ताखी नहीं करूंगा, मैं रुकता हूँ। तूफानी देवी प्लीज गो अहेड। तूफानी देवी जी बताइए। जी। सो उत्कर्ष जी, द रीजन मैं इतनी देर चुप थी बिकॉज मैंने कल सावरकर मूवी देखी। जब मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर रही थी पोस्टर के रिगार्डिंग, तब मैं ओके, मूवी ओके। में थी और मेरा चार्जर मैं घर पे भूल गई थी। मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला था और मैंने जी। प्रसाद को बोला फटाफट इसको पोस्ट करो, इसमें ये चेंजेस करके वट। आपको बताऊं, मैं जब मैंने वो मूवी भी देखी थी जो पहली सावरकर आई थी जब मैं स्कूल में थी, और कल मैंने 2001 में, हाँ जी, हाँ जी। वो मैंने देखी थी। और उसके बाद जब कल मैं मूवी देख रही थी उत्कर्ष जी, थोड़े से नोट्स निकाले, कल शायद रिव्यू लिख दूंगी। हाँ, मतलब हाँ। जब हम कोई क्रांतिकारी की मूवी देखते हैं, ही इज अ हीरो, तो हम ना उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते हैं। यू वांट टू सी द पर्सन, लाइक हाउ जी, ही इज बिहेविंग, व्हाट ही इज टॉकिंग। लेकिन कल जी, पूरी मूवी में मेरी आंखें ना झुकी थी because I was feeling this man who has done so much. I don't know whether I deserve it. I don't know whether my generation deserves it. I don't know whether the youth deserves it. Do they even know about him? मुझे इतनी शर्म आ रही थी सोच सोच के कि माय गॉड, दिस पर्सन ate what he ate. He lived. मैं सोच रही थी, अगर पानी नहीं मिल रहा था नहाने के लिए, उनको उनको एक ऐसी जगह रहना पड़ा था आफ्टर स्टेइंग इन लंदन। ऐसे जो सीन आता है जब उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको फेंक देते हैं और तब उनके कानों में वो डायलॉग आता है कि वेलकम टू द हाउस ऑफ रेवोल्यूशन इन लंदन, जी, विनायक। जी, मतलब this man transitioned from one place to another, and he did all of this. So many people had expectations from him and he did not chicken out. What was जी, this man made of? जैसे आपने रणदीप सर के बारे में बोला कि वो ढांचा फिर भगवान ने तोड़ दिया, वो इनके बारे में भी वही है कि वैसा जी, बिल्कुल। वैसा कोई बना नहीं है। और सावरकर जी के बारे में जितनी हिस्ट्री है, जितना लिखा गया है। मैं तो सॉरी टू बट इन, पर नो मैं नो। तो देवी जी, मैं तो इसमें एक और बात डालूँगा कि सावरकर जी का ढांचा तोड़ने से पहले ना सावरकर जी को बनाया, और मैं तो ये मानता हूँ थोड़ा-सा अपना अंश भी डाला भगवान ने, उसके बाद साँचा तोड़ा। ओ माय गॉड, यू सेड इट, यू एब्सोल्युटली सेड इट। तो मैं कल से ना एक अलग जोन में हूँ। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीवन, आई एम जस्ट इन दैट जोन। मतलब मैं बाहर ही नहीं आई हूँ मूवी के बाद से। तो विच इज व्हाई आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू यू, बिकॉज यू लिटरली, you must have done so much research and then you chose what goes in the film. You strung it together. And I was telling this to Prasad, Utkarsh is a Pahadi, Randeep is from Haryana, and they made this film on a guy from Maharashtra, and they did such a good job at it. And you can see that. मैं friends को message कर रही थी. There's a lot of effort gone in this movie. These guys have worked very hard, and that is visible. So Utkarsh, thank you so much. Thanks a lot. Thanks a lot. I don't have words now. नहीं, इट्स ग्रैटिट्यूड, दैट्स ऑल आई कैन से, दैट्स व्हाट आई फील। इस फ़िल्म को लिखते हुए, बनाते हुए हमेशा हमारे अंदर भावना समर्पण की रही है, और भावना एक तरीके से उस निष्ठा से ही लिखा है, उस ग्रैटिट्यूड के साथ में काम किया है। और मतलब आई ऑल्सो हैव सो मच ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर रणदीप, ही इज़ लाइक अ ब्रदर नाउ, क्योंकि लाइक आई सेड कि he kept on facing all the troubles, and he still said नहीं, फ़िल्म तो बनाएँगे, फ़िल्म तो बनाएँगे। अब Please पता नहीं अभी जी, तो अब आई Please होप get और your अच्छे-अच्छे brother. काम हों। Please get your brother on our space. Please get him on our space for 15 minutes. He's so happy. And जी। इसका premiere हुआ था Saturday, and I couldn't go. And I felt so हुँ। bad after that when I saw the pictures. Anyway, जी, thank you so much. जी, जी। माय प्रिविलेज जी, थैंक यू सो मच। Yeah. हुँ। जैसे उत्कर्ष जी आपने कहा, राव साहब कट्टा ऐसे उपक्रम अरेंज करने की कोशिश करता रहता है, अच्छे वक्ताओं से, अच्छे यशस्वी लेखक, कला संस्कृति, देव देश धर्म हमारा बेसिक प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट रहता है। और जैसे अभी आपने लाक्षागृह की बात की, तो आपके धन्यवाद देने के लिए बस मुझे 4 पंक्तियाँ मैं कहने की चेष्टा करूँगा। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, आहाहा! उद्योग निरत रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम खम ठोक ठोक ठेरता ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। दिस इज़ चैप्टर 3, रश्मि रथी, रामदास जी यस दिनकर। यस जी। यस यस, थैंक यू सो मच। एंड आप आ जाए, आपने एक तेजस्वी सूर्य की तरह सभी पन्नों पे प्रकाश डाला, यह मूवी के बारे में, सावरकर जी के बारे में,
आपको सुन के और आपसे ये मित्रता बना के हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं नहीं बता पा रहा हूँ, आज मुझे बहुत प्रतिक्रिया आ रही है। हम लोग काफ़ी स्पेसेस करते रहते हैं, पर आज की जो स्पेस है उसमें मुझे एज़ अ होस्ट सही में एक संवाद का और आवागमन जो भावनाओं का हुआ, बहुत उच्च कोटि का लगा, बहुत उच्च प्रति का लगा। और मैं मुझे भी एक बात कहनी है आपसे। मैं मतलब कई बार ऐसे इंटरव्यूज होते रहते थे, लेकिन आज मुझे भी ऐसे नहीं लगा कि ये कोई इंटरव्यू है। मुझे लगा मैं अपने परिवार के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ। आपने थैंक जस्ट यू। मेरे मुंह की बात छीन ली। हमारे होस्ट को हमारे गेस्ट को हम हमेशा एक जिम्मेदारी देते हैं कि जब भी आप आते हैं यहाँ पे एक परिवार का हिस्सा बनते हैं। तो जैसे जी, तूफानी देवी ने आज आपको रिक्वेस्ट किया आप आए, वैसे अगली बार हम आपको हक से रिक्वेस्ट करेंगे कि उत्कर्ष जी एक बहुत अच्छे XYZ व्यक्ति है। अगर आपकी मदद से अगर आप उनसे संवाद करने का एक ब्रिज बनते हैं, हम जी, बिल्कुल आपको हमारे परिवार का हिस्सा मानते हैं। और जी, राव साहब कट्टा ना ही एक ट्विटर स्पेस मात्र है, छोटे-छोटे ऑन ग्राउंड उपक्रम भी हम करते हैं। जैसे एक वेधशाला को बीच में हमने एक सोलर पैनल से इक्विप किया, जिससे बच्चों को जहाँ पे वो पढ़ते हैं वेधशाला में, उनको जी, दिन-रात वहाँ पे रोशनी और हवा मिलती रहे। बॉर्डर पे जो हमारे जवान दिन-रात लगे रहते हैं, दिवाली में उनके लिए हमने महाराष्ट्र में जो फराळ रहता है, जिसको चकली, चिवड़ा, स्नैक्स बोलते हैं, तो उनकी दिवाली मीठी होने के लिए और 2 संस्थाओं का सहयोग लेके छोटे-छोटे उपक्रम हम करते रहते हैं ऑन ग्राउंड भी। जैसे जी। अभी मूवी शोज़ होते रहते हैं। ये है राव साहब कट्टा और आप अभी उसके अभिन्न अंग हैं। आपके सौभाग्य है जितने भी। जी। जितने आभार आज हम व्यक्त करेंगे उतने कम हैं। आप क्लोजिंग रिमार्क देके कुछ बोलना चाहेंगे और हम स्पेस एंड करते हैं। क्लोजिंग रिमार्क तो बस यही होगा कि राव साहब एक अम, प्रश्न विचारू का कहाँ से है? रिव्ह्यू विचारा। हाँ, क्विकली विचारा प्लीज। आणि चालेल विचारा। हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट पण नमस्कार उत्कर्ष जी मेरा एक ही नमस्कार। एक्चुअली दो तीन सवाल थे बट अभी मैं शॉर्ट कर रहा हूँ कि जैसे सावरकर जी। जी के बारे में मेरी पीढ़ी के काफी लोगों ने राइट कि किताब न्यूज या किसी और थर्ड पर्सन से मतलब इंफॉर्मेशन लिया है तो उनका हाँ, सावरकर जी का देहांत हुआ 66 में राइट जी। तो अभी मेरे डैड इधर है तो ही वाज लाइक 12 इयर्स ओल्ड व्हेन ही पास्ड अवे राइट तो हाँ, आपने जी। उनके जमाने में किसी के साथ बात किया क्या कि जो मतलब क्या बोलते हैं फिजिकली उस टाइम पे प्रेजेंट थे मतलब उस अराउंड की जैसे 70s 80s के लोग की जिन्होंने उनका काफी ये देखा ये एक क्वेश्चन था और दूसरा था हाँ, कि जब भी नॉट बीइंग अ हिस्टोरियन इफ यू आर राइटिंग अ स्क्रिप्ट राइट लाइक आई एम जी। amateur script writer but want to ask you like how many times did you update the script और मतलब इसके वर्जन्स हो। कितने बनाए ये दो ही क्वेश्चन थे सॉरी टू अ, इंटरप्ट राव साहब जी, आई एम गोइंग टू जी, लिसन जी। थैंक यू जी, थैंक यू। आपका जो पहला जो सवाल जो था उसमें नहीं, मुझे ये सौभाग्य तो नहीं मिला था कि मेरी किसी ऐसे इंसान से बात हो जो स्वयं सावरकर जी से मिल चुके थे। हाँ, लेकिन हाँ, रणजीत सावरकर साहब के थ्रू और ऐसे सब बातों के थ्रू अंदाज़ा काफ़ी आया और इन्होंने खुद अपना साहित्य इतना अच्छा बनाया है सावरकर साहब ने कि आप जब उनके शब्द पढ़ते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मानो वो सामने बैठ के बात कर रहे हैं। इसलिए अगर आप फ़िल्म देखेंगे, फ़िल्म में जो 1857 या स्वातंत्र्य समर जब किताब जब आती है भारत में, तो हमने जो वो स्क्रीन प्ले में डाला है ना कि लोग पढ़ रहे हैं और पीछे मानो एक छाया दिख रही है कि कर रहे हैं। ये असल में यहीं से आया है कि किताब पढ़ते-पढ़ते ऐसा लगता था कि मानो वो सामने बैठ के समझा रहे हैं और इसलिए स्क्रीन प्ले में आया। तो बस उन्हीं के कारण कर पाए, अगर वो खुद स्वयं अपने बारे में और अपने जीवन के बारे में नहीं लिखते तो हम ये नहीं कर पाते, पर इसलिए कर पाए। और जहाँ तक आपके दूसरा सवाल है, तो मेरे कंप्यूटर में ना अभी भी एसवीएस मतलब स्वतंत्र वीर सावरकर नाम का एक बहुमूल्य फ़ोल्डर है। उस फ़ोल्डर में मैं गिन भी नहीं सकता क्योंकि मतलब, लेकिन जो प्रॉपर फ़िल्म का है मेरे ख़्याल से देयर आर ओवर 30 ड्राफ्ट्स ऑफ द फुल फ़िल्म मेरे पास। इसमें एक में ऐसे किरदार हैं जो कि ड्राफ्ट 1 में थे, ड्राफ्ट 5 में चले गए, ड्राफ्ट 17 में वापस आ गए। जैसे कि एक मिस्टर एटिकेट करके कैरेक्टर थे, तब उनका अंत में उनको फ़िल्म में नहीं यूज़ कर पाए। कुछ ऐसे हैं कैरेक्टर जो कि लास्ट ड्राफ्ट में, जो सरदार जी आते हैं ड्यूरिंग काला पानी, वो लास्ट ड्राफ्ट में उनके बारे में पता चला और उनको हम लोगों ने यूज़ किया। तो इस तरीके से हैं, पर ये क्या होता है ना कि एक फ़िल्म ना, एक स्क्रिप्ट भी अपना जीवन जी के जाता है। मतलब स्क्रिप्ट भी शुरू जब होती है तो उसके बाद में एक बचपन होता है, लड़कपन होता है, यौवनावस्था होती है और मैच्योरिटी के समय वो पर्दे पे आती है। तो ये पर्दे पर आने के लिए स्क्रिप्ट ने बहुत सारे वर्ज़न देखे हैं एंड दैट्स ऑल आई कैन से। सो थैंक यू। जी। हाँ, तो राव साहब जैसे आप कह रहे थे कि एंड में अगर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अम
हम सब खुश हैं क्योंकि हम सावरकर प्रेमी हैं। जो लोग सावरकर साहब की विपरीत भक्ति कहते हैं, विपरीत भक्ति इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग हिंदू टर्म, कि कहते हैं कि रावण वो राम से नफ़रत करते थे, लेकिन रावण अपने पिछले जन्म में विष्णु के द्वारपाल जय थे। तो इसलिए कहते हैं कि जो रावण के अंदर भावना थी, राम के प्रति, वो विपरीत भक्ति थी। तो सावरकर साहब के विपरीत भक्त भी बहुत भरे पड़े हैं पूरी दुनिया में। तो उनका भी अभी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन 2 एक्सट्रीम के अलावा, प्रेमी और विपरीत भक्तों के अलावा ना, एक बीच में बहुत सारे यंगस्टर्स और लोग हैं, जिन्हें सावरकर जी के बारे में जानने का सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन वो किसी का सुन के कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। आप सभी अगर ये अपने आप में प्रण लें कि कोशिश करें कि ना सिर्फ़ प्रेमियों को और कहीं पर ये जो मिडल ग्राउंड में जो लोग हैं ना, उनसे कोशिश कीजिए कि वो फ़िल्म देखें। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, क्योंकि राइटर हूँ, तो मेरी तो इंडस्ट्री भरी पड़ी है लेफ्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आई विल टेक एनी क्रिटिसिज़्म फ्रॉम यू वन्स यू हैव सीन द मूवी। तो आप प्लीज़ कीजिए, क्योंकि फ़िल्म को आपकी मदद की ज़रूरत है। जिस तरीके से बिज़नेस जैसा चल रहा है, और जिस तरीके से आने वाले समय में और भी फ़िल्में आएँगी, और जिस तरीके से बॉलीवुड पूरा सिस्टम वर्क करता है, और मैं क्या कहूँ, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि फ़िल्म को विफल होते देख के बहुत खुश होंगे। सफल होते देख के खुश होने वाले कम हैं। तो इसलिए हम लोगों को एकदम सावरकर के सैनिकों की तरह काम करना है, और फ़िल्म की मदद करनी है। ये मेरी आप सभी से मतलब करबद्ध प्रार्थना है। आप सभी ऐसे कीजिएगा। राव साहब, मुझे यही कहना था। अब आप पर है। मैं एक बहुत ही प्यार भरी धुन बस सुनाना चाहता हूँ, और शो ये ट्यून के साथ ही एंड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष जी आपका। मैं जी, बहुत धन्यवाद। जयोस्तुते, जयोस्तुते। वाह! थँक यू, थँक यू. धन्यवाद. या क्षणाला आज आपण इथे थांबूयात. विविध स्पेसेस ऐकण्यासाठी रावसाहेब कट्ट्याला जोडलेले राहा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्रीराम. धन्यवाद सगळ्यांचे मनापासून.